चला, गुड आफ्टरनून. तर मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन 2024 IBPS आलेली आहे आणि 7 तारखेपासून. आजचीच आहे का 7? कालपासून जे फॉर्म सुरू झालेले आहेत. ठीक आहे. तर सगळ्यात पहिले इथे असे किती विद्यार्थी ज्यांनी आधी ही परीक्षा दिलेली आहे, पहले इस एग्जाम को अपियर, ठीक है, 2 जणांनी दिलेली आहे. कितने लोग ऐसे हैं कि इस साल वो पहली बार इस एग्जाम को देंगे? ठीक है. और इसमें ये भी है की सर जागा जरा कमी आहेत वेगवेगळ्या ठिकाणी, तर हे अपडेट होतात. ठीक है. सिलेक्शन पर्यंत ते जागा वाढतात. तो अभी जो है 1-2 दिन में मैं क्लियर कर दूंगा आपको कि कौन से वो स्टेट है जहां से आप अप्लाई कर सकते हो. ठीक है. जैसे अपने महाराष्ट्र में 2 बँक्स हैं, त्याच्या जागा आहेत. ठीक आहे. एकदा पाहून घेऊ आपण काय आहे कसं आहे. जो जो लोग नए हैं उनको थोड़ा सा हाँ, ये कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन है. ये उसका टाइम टेबल है. 7 तारीख से 27 तारीख के बीच में आपको अप्लाई करना है. ठीक है. और इसमें प्रिलिमिनरी एग्जाम जो होगा आपका अगस्त में होगा. कब होगा? अगस्त दिया है. ठीक है. ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो प्रिलिमिनरी का जो कॉल लेटर है वो आपका आएगा जुलाई अगस्त, ऐसा उसने दिया है. मतलब जुलाई एंड तक आ जाएगा. अगस्त में क्या होगा? आपका एग्जाम होगा. इसको आप फर्स्ट वीक में मान के चलो कि अगस्त फर्स्ट से सेकंड वीक में आपका ये प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा. ठीक है. और उसके बाद इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए है वो है मेंस एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेंस. ठीक है. ये कब दिया है? सितंबर अक्टूबर. तो इसको कैसे मान सकते हो आप कि सितंबर का लास्ट वीक, अक्टूबर का फर्स्ट वीक. समझ में आ रहा है? ठीक है. तो अगस्त में प्रिलिमिनरी है, सितंबर अक्टूबर में क्या है? मेंस है. ठीक है. ये डेट्स दिमाग में रख के आपको अपना अभी जो नेक्स्ट प्लानिंग है वो करना है. प्लानिंग में कौन सी चीजें आएगी, क्या आएगी, उस पर बात करेंगे. क्या क्या करना है ना. इस एग्जाम को टारगेट तो कर रहे हैं, लेकिन कैसे करना चाहिए और कहाँ पे गलतियां होती है, कौन सी चीजों पे ध्यान देना है. ठीक है. इन सब विषयों पे अभी एक एक करके हम बात करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट इसमें जो है, जो लोग इस साल पहली बार ये फॉर्म भरेंगे उनको यहाँ पे क्या क्या करना है. जितने भी ग्रेजुएट लोग हैं इस नोटिफिकेशन में से आप 2 रिक्रूटमेंट को अप्लाई कर सकते हो. सबसे पहला यहाँ पे होगा ऑफिसर स्केल 1, और दूसरा होगा ऑफिस असिस्टेंट. ये 2 रिक्रूटमेंट्स के लिए आप अलग से आपको अप्लाई करना पड़ेगा. बैंक में जो क्लरिकल कैडर होता है ये लोग उसको क्या बोलते हैं? असिस्टेंट. और ऑफिसर स्केल 1, ठीक है, ये ऑफिसर कैडर है. मतलब जब ज्वाइन होंगे आप, इसको आप क्या बोलोगे? प्रोबेशनरी ऑफिसर. तो आप यहाँ पे एज अ पीओ ज्वाइन होंगे. ठीक है. लोगों के लिए आप क्या रहोगे वहां पे? असिस्टेंट मैनेजर. इसको इसके 3 फेजेस हैं: प्रिलिमिनरी एग्जाम, मेंस एग्जाम, इंटरव्यू. और ऑफिस असिस्टेंट के लिए प्रिलिमिनरी एग्जाम, मेंस एग्जाम. मेंस एग्जाम का मेरिट लिस्ट निकलेगा, उस पर आपका सिलेक्शन होगा. दोनों एग्जाम के प्रिलिमिनरी एग्जाम सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं. क्या होते हैं? स्क्रीनिंग टेस्ट है. इसमें इससे फाइनल सिलेक्शन में जो मार्क्स होंगे फाइनल सिलेक्शन में ऐड नहीं होंगे. ठीक है.
ऑफिसर स्केल 1 मेंस एग्जाम प्लस इंटरव्यू, ऐसा परफॉर्मेंस आपको देना है, ठीक है। और असिस्टेंट का क्या है, सिर्फ मेंस एग्जाम। इतना क्लियर है, ठीक है। तो ये दो फॉर्म आपको अलग अलग भरने हैं, एक फॉर्म नहीं है। ऑफिसर स्केल 1 का अलग भरेंगे, असिस्टेंट का अलग भरेंगे, ऐसे दो फॉर्म आपको भरने हैं। समझ में आ रहा है? इसका नोटिफिकेशन एक ही है, लेकिन इसमें जगह दो है, असिस्टेंट के अलग, ऑफिसर स्केल 1 के अलग। क्लियर है? ये इतने सारे बैंक्स इसमें आते हैं। अगर हम हमारे महाराष्ट्र का देखें तो उसमें हमारे महाराष्ट्र में दो ग्रामीण बैंक आते हैं। कहाँ पे है महाराष्ट्र? खाली ये लगा। ये महाराष्ट्र का ये एक बैंक है, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? औरंगाबाद। और दूसरा है ये महाराष्ट्र विदर्भ कोकण ग्रामीण बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नागपुर में, ठीक है। और बाकी जो है सर, क्या हम अदर स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर जो यहाँ पे जो लैंग्वेज दिया है, ये लैंग्वेज आपका जो है 10th स्टैंडर्ड में होना चाहिए। जैसे कि अगर किसी का हिंदी है तो वो हिंदी वाले स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे यूपी में हिंदी लैंग्वेज दिया है तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अदर स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इस पे भी बात करेंगे आज ही के सेशन में, ठीक है। कि सर महाराष्ट्र में तो कम जगह है, महाराष्ट्र के बैंक्स में तो कम जगह है, तो क्या यूपी में ज्यादा जगह है या राजस्थान में ज्यादा जगह है, तो वहां पे अप्लाई करेंगे तो मतलब कैसा, आपका विचार क्या है इस पे, तो उस पे भी बात करेंगे, ठीक है। हाँ, ये देखो, इसको बोलते हैं फॉर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज। एज क्या है मैक्सिमम, मिनिमम का तो छोड़ दो, 18 के ऊपर हो आप सब लोग, है कि नहीं? 28 मैक्सिमम है, ठीक है। इसमें एज रिलैक्सेशन है। एज रिलैक्सेशन, अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हो तो 3 इयर्स एज रिलैक्सेशन, मतलब वो 31st एज तक भर सकते हैं। क्लियर है क्या, बताओ? और जो SC ST जो है उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, मतलब ये 33 तक भर सकते हैं। इतना क्लियर है, ठीक है। और दूसरा कौन सा पोस्ट है ये, ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर। इसको जो है मैक्सिमम क्या है ओपन कैटेगरी के लिए 30 एज लिमिट है, ओबीसी 33 तक कर सकते हैं और SC ST जो है 35 तक कर सकते हैं, ठीक है। ये दो फॉर्म्स आपको अलग अलग भरने हैं। दूसरे जो यहाँ पे आते हैं स्केल 2 या स्केल 3, इसके लिए एक्सपीरियंस लगता है, ये आपके काम का नहीं है, ठीक है। बैंक में ही एक्सपीरियंस चाहिए, जो प्राइवेट बैंक्स में काम कर रहे हैं वो इनको अप्लाई करते हैं बाद में, ठीक है। 2 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो स्केल 2 या स्केल 3 ये आप कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो आपके काम के दो रिक्रूटमेंट्स है, असिस्टेंट एंड ऑफिसर स्केल 1, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, और क्या दिया है ये हम फास्ट एक बार देख लेंगे और फिर बात करेंगे पेपर के ऊपर, पेपर कैसे करना है, क्या करना है। ये सब आप लोगों ने आज के दिन पूरा पढ़ना। कितने लोगों ने पढ़ लिया है पूरा डॉक्यूमेंट, पढ़ लिया है सर हमने? ऐसे कितने लोग हैं? ये सबको पढ़ना है, नोटिफिकेशन पढ़ते आना चाहिए। हाँ, फिर यहाँ पे एजुकेशनल क्राइटेरिया उसने दिया है, और असिस्टेंट और स्केल 1 के लिए सिंपली यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट चाहिए किसी भी फील्ड में, और कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला है स्केल 2 अगर जाना है तो 2 इयर्स का एज एन ऑफिसर इन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सपीरियंस यहाँ पे लगता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये है इम्पोर्टेंट, यहाँ पे जो है
पेपर पैटर्न हमको यहाँ पे देखना है, ठीक है। ऑफिस असिस्टेंट का ये प्रिलिमिनरी एग्जाम का उसने दिया है, रीजनिंग का पेपर है, न्यूमेरिकल एबिलिटी का। यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं बोला है, न्यूमेरिकल एबिलिटी बोला है। मतलब जितना अरिथमेटिक पार्ट हम करते हैं, अरिथमेटिक पार्ट रहेगा, लेकिन इसमें बेसिक कैलकुलेशन ज्यादा है। आपको ज्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं आएंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट, ठीक है, जो आईबीपीएस में पूछे जाते हैं, एसबीआई में पूछे जाते हैं, वैसे यहाँ पे उनका सिर्फ यहाँ पे एम क्या है, न्यूमेरिकल एबिलिटी उसने बोला है, मतलब कैलकुलेशन स्पीड अच्छा होना चाहिए। समझ में आ रहा है। और इंग्लिश यहाँ पे है नहीं, लेकिन इंग्लिश यहाँ पे नहीं है, लेकिन उसका जब आप मेंस देखोगे तो उसमें है, मतलब इंग्लिश को हम छोड़ नहीं सकते। इसमें एक लैंग्वेज का बेनिफिट ये है कि इंग्लिश के जगह पे आप मेंस में हिंदी ले सकते हैं, उस पर बात करेंगे। ये ऑफिसर स्केल 1 का है। रीजनिंग एंड क्वांट, ये 2 सेक्शन है। मार्क्स कितना है देखो, 40-40 सवाल आएंगे, 40-40 मार्क्स के लिए, ठीक है। और कंपोजिट टाइम मिलेगा 45 मिनट्स दोनों एग्जाम के लिए। कंपोजिट टाइम 45 मिनट्स, ठीक है। कंपोजिट टाइम 45 मिनट्स मतलब आपको यहाँ पे डिसाइड करना है दोनों में से कौन सा सेक्शन आपको पहले लेना है, साथ में सॉल्व करना है, कैसे करना है। टाइमर स्टार्ट हो जाएगा 45 से लेके 00 तक, और पूरे 80 सवाल आपके सामने रहेंगे, ठीक है। 80 में से पहले कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना है, ये आपको डिसाइड करना है। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा। इसके बाद अगर आप प्रिलिमिनरी पास करते हो तो फिर यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन है। मेंस एग्जाम में कौन से सब्जेक्ट आएंगे, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी। इंग्लिश हिंदी ये जो आपको दिया है ना, यहाँ पे देखो 2 डॉट दिखेंगे आपको, यहाँ पे 2 डॉट है। इसका मतलब दोनों सब्जेक्ट पढ़ना नहीं है आपको, दोनों में से एक, ये ऑप्शनल है। मतलब अगर आप इंग्लिश ले रहे हो तो आपको हिंदी नहीं पढ़ना है, अगर हिंदी ले रहे हो तो इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं है, दोनों में से एक सॉल्व करना है पेपर में। जब आप मेंस का एग्जाम दोगे तो वहां पे आपको इंग्लिश भी ओपन रहेगा, हिंदी भी ओपन रहेगा, दोनों सेक्शन ओपन रहेंगे। दोनों में से एक ही सॉल्व करना है, एक तो हिंदी सॉल्व करेंगे, एक तो इंग्लिश सॉल्व करेंगे, और बाकी सेक्शन कंपलसरी है। न्यूमेरिकल एबिलिटी का सेक्शन कंपलसरी है, रीजनिंग कंपलसरी, कंप्यूटर नॉलेज कंपलसरी, जनरल अवेयरनेस कंपलसरी। समझ में आ रहा है। सिर्फ इंग्लिश और हिंदी दोनों में से एक सॉल्व करना है, ये आपका चॉइस होगा। अब हिंदी सर बहुत बहुत लोगों को इंग्लिश का डर लगता है, सर इंग्लिश इंग्लिश तो इंग्लिश है, बरोबर है कि नहीं, आपली सगळ्यांची इंग्लिश। तो अब जो है 3 महीने हैं आपके पास, 2 या 2.5 महीने जितने भी हैं। अभी अगर आप हिंदी पढ़ोगे तो अभी आपके पास टाइम है। अगर आप चाहते हो कि सर इंग्लिश के जगह हम हिंदी पढ़ेंगे तो हो जाएगा क्या, तो हो जाएगा। लेकिन ये जो यहाँ पे ये जो लैंग्वेजेस के जो पेपर है ना, ये सिर्फ आईबीपीएस आरआरबी में ही है। आपको इसके बाद आईबीपीएस पीओ देना है, आईबीपीएस क्लर्क देना है, एसबीआई पीओ देना है, एसबीआई क्लर्क देना है, आरबीआई असिस्टेंट देना है, आरबीआई ग्रेड भी देना है, या फिर अन्य कोई भी वैकेंसी जो निकलेगी उसमें इंग्लिश कंपलसरी होगा। तो मेरा तो हमेशा सजेशन यही रहता है कि आप हिंदी के पीछे मत जाओ, लेकिन ये आपका डिसीजन है, क्योंकि हिंदी में 2 महीने आप वेस्ट करोगे। उससे ये 2 महीने अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो आगे आने वाले सारे जितने भी पेपर्स है उनमें आपकी हेल्प हो जाएगी। हिंदी अभी ये एग्जाम देने के बाद हिंदी का कोई काम नहीं है। समझ लगा तुम्हारा। तो मेरा तो सजेशन यहाँ पे यही रहेगा कि आप इंग्लिश के साथ जाओ, क्योंकि बाकी रिक्रूटमेंट्स में इंग्लिश ही इंपॉर्टेंट है, और हिंदी जैसे आप समझ रहे हो वैसा हिंदी नहीं आएगा, ठीक है। कुछ लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स करके देखा है, ठीक है। हिंदी मतलब जैसा हमारी हिंदी होती है ना, बारिश गिर रही है, ठंडी बज रही है, तो ये हिंदी नहीं आएगा वहां पे, ठीक है। प्रमाण भाषा आएगी, ग्रामर फिर से पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है क्या, बताओ। ये सब चीजें है,
तो इसलिए ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आपको इसको करना है कि नहीं करना है, ये आपको ठीक से समझ के डिसीजन लेना है। और अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या सर मैं आज से अगर कल से मैंने हिंदी का प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो क्या हो जाएगा, क्या मेरा 2 महीने में तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है बाकी सब्जेक्ट के साथ। लेकिन बाकी एग्जाम्स के बारे में भी सोचो, वहां पे हिंदी नहीं है, वहां पे इंग्लिश है। ठीक है, चलो इतना क्लियर है। हाँ, यहाँ पे कंपोजिट टाइम ऑफ 2 आवर्स, यहाँ पे भी 2 घंटे मिल रहे हैं आपको कंपोजिट टाइम, जो कि आईबीपीएस पीओ या क्लर्क या एसबीआई पीओ क्लर्क के एग्जाम में आपको यहाँ पे कंपोजिट टाइम नहीं मिलता है, आपको सेक्शन वाइज टाइम मिलता है। इंग्लिश के लिए अलग टाइम, रीजनिंग के लिए अलग टाइम, क्वांट के लिए अलग टाइम। लेकिन आरआरबी के एग्जाम में कंपोजिट टाइम है, 2 घंटे में ये पूरा पेपर आप पे छोड़ देंगे वो, कौन सा सेक्शन पहले लेना है कौन सा सेक्शन बाद में लेना है ये आपको वहां पे डिसाइड करना है। ठीक है, उस पर भी बात करेंगे फिर सर, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है, आपको अपना प्लान यहाँ पे बनाना पड़ेगा कि कौन से सेक्शन के लिए मुझे कितना टाइम देना चाहिए, ये आपका खुद का प्लान होगा। ठीक है, कैसे करना चाहिए सर उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, अभी पेपर पैटर्न समझ में आ गया। ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट का इस तरह से है, और यहाँ पे स्केल 1 का भी ऐसा ही मार्किंग सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, ये यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी है रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अगेन यहाँ पे दोनों में से एक सेक्शन आपको सॉल्व करना है। मेंस का पेपर पैटर्न दोनों एग्जाम का कैसा है, सेम है। समझ में आ रहा है, इतना क्लियर है। ठीक है, अब जो पहली बार यहाँ पे अप्लाई करेंगे, पहली बार जो अप्लाई करेंगे उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीजें हैं। ठीक है, स्केल 2 स्केल 3 तो आपके लिए, आप एलिजिबल नहीं हो इसके लिए। हाँ, इंटरव्यू की बात बाद में करेंगे, मेंस निकलने के बाद। ठीक है, हाउ टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई। हाउ टू अप्लाई, हाँ यहाँ पे फीस दिया है, अपना अपना फीस देख लो। देखो ये ऑफिसर स्केल 1 के लिए दिया है, ऑफिस असिस्टेंट के लिए दिया है। तो अगर फॉर्म भर रहे हो आप तो 850 और 850 अलग अलग भरने, एक नहीं। समझ में आ रहा है, तो कितना हो गया, 1700, 1700 के 2 अलग अलग फॉर्म भरने हैं। समझ में आ रहा है। हाँ, कमांसाल सर 850 करून टाका, मी काही नाही करू शकत ते। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कंपलसरी चीजें जो इस साल पहली बार अप्लाई करेंगे, आपका एकदम स्माइली वाला अच्छा वाला फोटो। ठीक है, 1 साइडेड नहीं, ऐसा फाईनने पासपोर्ट दिलेले आहेत मला। ठीक आहे, तर तसा नहीं, चांगला बैकग्राउंड जो है व्हाइट होना चाहिए। ठीक है, कोट वोट लगा के दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो फोटोग्राफ, और बेटर ये है कि फोटोग्राफ पे है ना आप डेट डाल दो नीचे, डेट जो जहाँ पे स्टूडियो में जाओगे उसके नीचे डेट डाल देना है आपने। समझ में आ रहा है कि कौन से डेट को आपने क्लिक किया था। ये आगे चल के भी जब एसएससी के फॉर्म्स में जनरली ये वहां पे चीज चाहिए होती है, तो एक ही बार कर लेना है, फिर सारे एग्जाम्स को वही फोटो लगाएंगे, जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक एक ही फोटो यूज करेंगे। ठीक है, सिग्नेचर, सिग्नेचर आपको स्कैन कर लेना है, ब्लू कलर में सिग्नेचर करेंगे पेपर पे। और उसको आज तो अभी मतलब मोबाइल से भी आप स्कैन कर सकते हो, किसी भी मोबाइल के स्कैनर पे स्कैन कर लो,
उसका जो पर्टिकुलर यहाँ पे जो डायमेंशन दिया है उस डायमेंशन में उसको बना लो। आईबीपीएस के सारे एग्जाम्स में ये डायमेंशन फिक्स होगा, आईबीपीएस पीओ क्लर्क के लिए वही डायमेंशन चलेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, लेफ्ट नहीं सर राइट द्यायला का कोणाला काय समजते, वहां पे जाके चेक होता है आपका थंब इम्प्रेशन, ठीक है। जब इंटरव्यू देने जाओगे ना थंब इम्प्रेशन चेक करेंगे वो, तो अपना ही देना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ठीक है। पेज पे थंब इम्प्रेशन और उसको भी स्कैन कर लेना है ब्लू कलर में, ठीक है। उसके बाद एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन इस नोटिफिकेशन में दिया है, उसको अपने हाथ से लिखो। हैंड रिटन डिक्लेरेशन को मैं फोटो करके स्क्रीनशॉट लेके टेलीग्राम पे डाल दूंगा, समझ में आ गया। उसको अपने हाथ से लिखना है, फिर उसको भी स्कैन कर लेना है, और ये सब चारों चीजें जो है फॉर्म भरते टाइम आपको अपलोड करना है, ठीक है। एक नई चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है, कैंडिडेट्स का भी फोटो भी लिया जाएगा, ये पिछले साल तक नहीं था, अब नया दिख रहा है, ठीक है। तो ये मोबाइल फोन से या वेब कैम से, लैपटॉप में भर रहे हो तो उससे फोटो क्लिक होगा आपका कि आप वही है, भरने वाला अलग है, फोटो लगाने वाला अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए उसने दिया ये 4 चीजें आपको लगेंगी कंपलसरी, एक आप खुद लगोगे, फोटो आपका निकलेगा, ठीक है। इतने कंपलसरी चीजें हैं, बाकी जो है आपको पढ़ लेना है। तो जो जो नए लोग हैं उनको समझ में आ गया कैसा है क्या है, अब पढ़ाई की बात करते हैं। चलो अब देखो, बहुत दिनों से जो है आप पढ़ाई तो कर रहे हो, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, और जैसे एक तो था कि आप वेट तो कर रहे थे एग्जाम का, लेकिन उसी के साथ अभी काफी सारे सवाल, सर मॉक टेस्ट मध्ये मार्क्सच कमी होऊन राहिले, मॉक टेस्ट तो दे रहे हो लेकिन मार्क्स कम आ रहे हैं उसमें, मॉक टेस्ट मध्ये स्कोर स्टक झाला है, कुछ लोगों के स्कोर जो है 40 के ऊपर जा ही नहीं रहे, 80 40 मतलब 40 से सर कभी 30 हो जाता है, कभी 40, कभी 45 और फिर से 40 हो जाता है, इसके ऊपर तो जा ही नहीं रहा है स्कोर, ऐसा हो रहा है, ठीक है। अभ्यास करूनही कॉन्फिडन्स येत नाही आहे, अभ्यास तो रोज कर रहे हैं, अभ्यास रोज चालू आहे सर आमचा, अभ्यास रोज चालू आहे, पण असं वाटते काही झालंच नाही, असं आहे। त्याच्यानंतर एक्झामची भीती वाटत आहे, जसं जसं एक्झाम जवळ येऊन राहिली, पास होतो की नाही होत, आता दुसरं वर्ष चालू आहे सर, घरचे विचार करून राहिले आता कसं काय पुढं, जमते की नाही जमत, बरोबर आहे की नाही। घरच्यांनी टाइम लिमिटही दिलेली आहे, या वर्षी परीक्षा पास झालीच पाहिजे, आता परीक्षा आली तर भीती वाटून राहिली, कारण मॉक टेस्ट मध्ये मार्क्स नाही होऊन राहिले, ऐसा हो रहा है। एक्झाम डेट जशी जवळ येत आहे तसे मार्क्स कमी होत आहेत आणि टेन्शन वाढत आहे। ये सब प्रॉब्लम्स है, इन सब लोगों पे ये सब पॉइंट्स पे बात करेंगे, ठीक है। हे काय आहे की मुलांनी पाठवलेले मेसेजेस आहेत, हे दरवर्षी कॉमन असतात, ठीक आहे। हे नंतर नंतर पाठवतात, पाठवून तर देऊ, चुपचाप पाठवून देतात आणि मग पाहतच नाही, त्यांना काही फोन केला उचलतच नाहीत, तो ये सब वो कॉमन मैसेजेस है। अब देखो ये प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है, आज हम इन सब विषयों पे बात करेंगे। हे मी कालही टाकलं होतं तुम्हाला की बुवा या सगळ्या गोष्टी राहतील ज्याच्याबद्दल आपण बोलणार आहे, कि पेपर में टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे रखना है, ठीक है। फिर कौन सा वो सब्जेक्ट होगा जिससे बेटर है कि आप शुरुआत करें, ठीक है। ये भी, अब आप में से कितने लोग हैं कि सर मॉक टेस्ट हम दे रहे हैं, मॉक टेस्ट दिलेले आहेत आम्ही, मॉक टेस्ट चालू आहे देणं, हाँ तो ये ज्यादा रिलेट कर पाएंगे कि ये प्रॉब्लम्स जो है उनके मन में हमेशा है। व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन टू अटेम्प्ट, पहले कौन सा लेना है क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद मतलब ऑर्डर क्या होनी चाहिए सॉल्विंग की, तो इस पे भी अभी आज हम बात करेंगे। वाई वी नॉट एबल टू मैक्सिमाइज अवर अटेम्प्ट, वही प्रॉब्लम कि सर हमारा स्कोर जो है स्टक हो गया है ना। तो अभी
हम उसको मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, उस पर बात करेंगे। परफेक्ट टाइमिंग टू लीव ए क्वेश्चन, ये एक पॉइंट होता है। ठीक है, जब हम मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं तो किसी क्वेश्चन में फंस जाते हैं। ठीक है, इस पे बात करेंगे। कंफ्यूजन इन डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड विच आर यूज टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम पे एक से ज्यादा मेथड अप्लाई होती है, कौन सा यूज करना चाहिए, कंफ्यूजन होता है ना। मॉक सॉल्विंग एंड प्रॉपर एनालिसिस, एनालिसिस कर रहे हो कि नहीं, सिर्फ टेस्ट दे रहे हो, प्रॉपर एनालिसिस कैसे करना चाहिए पेपर का, उस पर बात करेंगे। उसके बाद हाउ टू हैंडल प्रेशर, ये तो हम रोज का है। ठीक है, आज सेशन में आए हो, सिखा देंगे आपको कैसे हैंडल करना है प्रेशर को। और 100% एक्यूरेसी, ये एक फैक्टर होता है, इस पे भी बात करेंगे। ठीक है, एक एक करके इन सब विषयों पे बात करेंगे। हाँ, सबसे पहले व्हाई वी नॉट एबल टू मैक्सिमाइज आवर अटेम्प्ट, पहले हमको प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा कि वो क्या कारण है जिसके वजह से हमारा स्कोर स्टक होता है, मार्क्स आपके टेस्ट सीरीज में बढ़ नहीं रहे हैं। अब ये पॉइंट्स ज्यादा वो लोग रिलेट कर पाएंगे जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, या फिर अब जो है आप लोग अगर ये शुरुआत करेंगे तो ये सब पॉइंट्स ध्यान में रख के आप शुरुआत करो। इन सारे पॉइंट्स को आप नोट डाउन करो कि ये प्रॉब्लम्स होते हैं और इनसे हमको बाहर निकलना है। ठीक है, इसके कुछ कारण मैंने यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहले जैसे जैसे टाइम आपका आएगा एग्जाम का, एक डर जो है वो बढ़ता जाएगा, फियर ऑफ फेलियर। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम जाएगा, आप मॉक टेस्ट तो दे रहे हो लेकिन उसमें मार्क्स कभी कम आएंगे कभी ज्यादा आएंगे, है ना। तो जैसे जैसे टाइम आएगा तो एक प्रेशर बनते जाएगा कि अरे मेरा पेपर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, और फेल तो होना नहीं है क्योंकि मैंने बहुत 2 साल लगा दिए अब इसमें। तो फेलियर के वजह से क्या होता है कि अगर आप उस चीज का ज्यादा टेंशन ले लोगे तो टेंशन की वजह से जो क्वेश्चन आपको आते हैं ना वो भी गलत करके आओगे। और इस फियर प्रेशर का जो इम्पैक्ट होता है वो आपके कैलकुलेशन स्पीड पे होता है, नेचुरल वे से जो आपका स्पीड होगा ना वो भी अफेक्ट होगा। तो सर क्या करना चाहिए, पहले तो रिजल्ट की चिंता मत करो, प्रोसेस पे ध्यान दो, सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान दो। मॉक टेस्ट का रिजल्ट ये डिसाइड नहीं करेगा कि आपका फाइनल रिजल्ट क्या है। मॉक टेस्ट सिर्फ आपके गलतियां सुधारने का एक जरिया है, आपका प्रिपरेशन कौन से लेवल पे है वो बताने के लिए मॉक टेस्ट है। ऐसा नहीं है कि आज अगर आपका स्कोर 40 आया है, कट ऑफ तो 60 का लगता है, आज तो 40 ही मिल रहे हैं तो मेरा तो कुछ मुझे ठीक लग नहीं रहा, इस साल तो कुछ रिजल्ट आएगा नहीं आएगा नहीं बोल सकते। तो ये जो है आप रिजल्ट की चिंता अभी से कर रहे हो, आपके पास टाइम है ना अभी, आप इंप्रूव कर सकते हो। तो कैसे करना चाहिए ये उस पर हम बात करेंगे अभी। तो पहले जो है रिजल्ट पे ज्यादा फोकस मत रहो, पेपर ओरिएंटेड अप्रोच रखो कि आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आपको क्या करना है, डे बाय डे अपने स्कोर को इम्प्रूव करना है। जितने भी दिन हैं हमेशा पॉजिटिव अप्रोच अपने माइंड में रखो कि नहीं मैं कर लूंगा या कर लूंगी। क्लियर है क्या बताओ, मुझे करना ही है। आज 40 आता है, कल 60 आता है, फिर परसों 50 आएगा, फिर से 39 आ जाएगा। ये अप एंड डाउन चलते ही रहेंगे। ठीक है, दूसरा क्या होगा, मॉक एनालिसिस। आप ठीक से अपना मॉक का एनालिसिस नहीं करते हो, आप सिर्फ टेस्ट दे रहे हो। मॉक एनालिसिस कैसे करना चाहिए उस पर बात करेंगे। जब ठीक से मॉक एनालिसिस नहीं होगा तो आप जो है ना नेक्स्ट टेस्ट में इंप्रूव नहीं कर पाओगे। प्रॉपर एनालिसिस जब तक नहीं होगा तब तक नेक्स्ट टेस्ट में इंप्रूवमेंट नहीं होगा। जो टेस्ट दिया है उस पर प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए। एनालिसिस कैसे करना है बात करेंगे उस पर। लैक ऑफ स्ट्रेटेजी, आप कोई स्ट्रेटेजी बनाते नहीं हो, जैसे पेपर सामने आता है पहला जो सवाल है वही से शुरू कर देते हो। तो बोर्ड एग्जाम का अलग है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। आपको अपनी खुद की एक पर्सनल स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि मुझे कौन से सवाल
पहले सॉल्व करने हैं, कौन से बाद में सॉल्व करने हैं, कौन से सवाल सॉल्व करने ही नहीं है। एक बेसिक स्ट्रेटेजी अपने माइंड में लेके चलना है, कॉन्क्रीट नहीं। स्ट्रेटेजी भी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसा आएगा तो ऐसे ही करेंगे, टाइम पे कुछ बदल गया तो वहां पे उसके हिसाब से भी चेंज करना है। क्लियर है क्या बताओ? लेकिन एक बेसिक स्ट्रेटेजी अपने माइंड में होनी चाहिए, जैसा दिया है वैसे हमको करना है। क्लियर है क्या बताओ? स्ट्रेटेजी कैसे होनी चाहिए उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है देखो, प्रॉपर स्टडी। हाँ, अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं कि आप में से कई लोग ऐसे हैं कि आपने सिर्फ बैच अटेंड किया है। जैसे मैंने बोला था, बुकलेट को ठीक से स्टडी करो, अड्डा के बुक को सॉल्व करो, उसके बाद टेस्ट लगाओ, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाओ। अपने आपका जो जितना भी कोर्स है, जितने भी टॉपिक्स हैं, आपको देखना पड़ेगा कि कौन से मेरे स्ट्रांग हो गए हैं, कौन से मॉडरेट लेवल पे है, मुझे उसमें इंप्रूवमेंट करनी है, और कौन से ऐसे टॉपिक है जो मैंने स्किप कर दिए हैं, क्योंकि वो आपके सिलेबस का पार्ट है, उसको आप छोड़ नहीं सकते हो। ये भी एक कारण होता है। समझ में आ रहा है फेलियर का? और कौन सा सिली मिस्टेक्स होते हैं, सिली मिस्टेक क्यों होते हैं, इस पे भी बात करेंगे, उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। सिली मिस्टेक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। हम सॉल्व तो करते हैं लेकिन छोटी छोटी गलतियों की वजह से निगेटिव मार्क्स हमारे ज्यादा चले जाते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, बात करेंगे। टारगेट इज मिसिंग। हम सिर्फ प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को देख के ही एग्जाम हॉल में चले जाते हैं कि इतना पिछले साल जो है 80 में से 55 का कट ऑफ लगा था, तो मुझे 55 लेने हैं, 56 लेने हैं, चलो एक मार्क ज्यादा, ठीक है। तो जो एक्चुअल में टारगेट होना चाहिए ना हमारा, आपको पता ही नहीं है कि टारगेट रखना क्या है एग्जाम का। आप पिछले साल के कट ऑफ को टारगेट रखते हो, जो कि गलत है। हर साल 55 थोड़ी ना लगेगा, हर साल कट ऑफ बदलता है, कभी कम लगता है, कभी ज्यादा लगता है, वो पेपर पे डिपेंड करता है, पेपर के नेचर पे डिपेंड करता है। इसलिए लास्ट ईयर के कट ऑफ को देख के आपको एग्जाम हॉल में नहीं जाना है और उसको टारगेट नहीं रखना है कि अच्छा पिछले साल 55 लगा था तो मैं 55 या 60 का कुछ दिमाग में रख के चलेंगे, ऐसा नहीं करना। समझ में आ रहा है? टारगेट क्या रखना चाहिए उस पर बात करेंगे। लैक ऑफ फर्मनेस इन योर क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी। देखो, एक जो चीज आपके प्रिपरेशन में आती है ना, वो एक्सपीरियंस से आती है। एक्सपीरियंस आपको मजबूत करता है, लेकिन कॉन्फिडेंस जो है ना, आपके उस सॉल्विंग एबिलिटी को अफेक्ट करता है। अगर कम कॉन्फिडेंस लेके चलोगे, एकदम टाइम पे किसी ने बता दिया ऐसा नहीं ऐसे करना है, आप अपने प्लान को, आप अपने स्ट्रेटेजी को वहां पे बदल देते हो। आपको लगता है नहीं ये अच्छा है, ये भी अच्छा है। जैसे मार्केट में चले गए, शर्ट लेना है, वहां पे चले गए, एक दो शर्ट एक अच्छा लगा, और फिर उसने नया स्टॉक, मैडम आप एक काम कीजिए, नया स्टॉक आया है वो भी देख लीजिए। हाँ हाँ दिखाओ दिखाओ, ठीक है। नया स्टॉक जैसे सामने रखता है, अब ये करना, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, लेना हमको एक ही है। समझ में आ रहा है? तो जब दूसरों के स्ट्रेटेजी पे ध्यान दोगे ना, तो अच्छा ये तो बढ़िया लग रहा है, मैं तो ऐसे करता हूँ, मुझे ऐसे करना चाहिए। ये आप टाइम पे नहीं कर सकते, जब एग्जाम आएगा अभी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। क्लियर है क्या बताओ? लेकिन टाइम पे अपने स्ट्रेटेजी को बदलना नहीं है। जो आपने फिक्स किया है काफी दिनों से, जिसकी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उसी पे अड़े रहना है, उसको ही अप्लाई करना है। टाइम पे स्ट्रेटेजी को बदलना नहीं है। समझ में आ रहा है? टाइम पे स्ट्रेटेजी को बदलने का मतलब है सुसाइड करना, ठीक है। बात करेंगे उस पर। सॉल्विंग द मॉक विथ सेम स्ट्रेटेजी अगेन एंड अगेन। अब देखो, आपको आ रहे हैं 40 मार्क, आप चाहते हो कि मार्क्स बढ़ने चाहिए, कुछ अलग तो करना पड़ेगा। कल 40 मार्क आए थे, उसी स्ट्रेटेजी से आज भी सॉल्व कर रहे हो, तो मार्क्स कैसे बढ़ेंगे? कुछ बदल के देखना पड़ेगा ना, कुछ इंप्रूवमेंट, कुछ विचार करना पड़ेगा कि मैं ऐसा क्या अलग करूं
जिस वजह से मेरा स्कोर बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? प्लानिंग चेंज करते रहने पड़ेंगे और फिर एक परफेक्ट प्लानिंग बना के फाइनल वहां पे एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं। नहीं नहीं, ऐसे करके देखते हैं, एग्जाम हॉल में नहीं, अभी मॉक टेस्ट में करो। समझ में आ रहा है? ईगो, ये मैंने लास्ट पॉइंट रखा है, लेकिन ऐसा है, ये जब आप शुरुआती टाइम, अभी जब बहुत से लोग आप में से ऐसे हैं कि वो इस साल पहली बार एग्जाम देंगे, तो क्या होता है कि कोई एक सवाल आपने ले लिया, अब पहले तो लगता है कि वो सॉल्व हो जाएगा, उसको आप सॉल्व करना स्टार्ट करते हो, और कुछ टाइम बाद पता चलता है 2 मिनट गुजर गए, लेकिन वो सॉल्व तो हो नहीं रहा। फिर आप उसको ईगो पे ले लेते हो, नहीं नहीं मैं तो इसको सॉल्व करूंगा ही, ऐसा कैसा नहीं होगा, मैं तो करूंगा ही, 2 मिनट तो चले गए हैं। ईगो पे लेने के आपने उसको ले लिया, अब टेंशन भी बढ़ रहा है क्योंकि टाइम चल रहा है, और ईगो पे लेने की वजह से आप नहीं नहीं मैं तो उसको करूंगा ही, उसको सॉल्व ही करूंगा, इसमें और 3 मिनट चले गए, लास्ट में तो वो सॉल्व हुआ नहीं आपसे, 5 मिनट आपने गवा दिए। समझ में आ रहा है? अगर आपको कोई सवाल दिख रहा है ऐसा कि वो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उसको जल्दी छोड़ दो, तू मोठा मिलाहान सोपं आहे, येत आहे का लक्षात सांगा? जल्दी उसको छोड़ दो। आपने स्टार्ट किया, आपको समझ में आ रहा है, आप उसमें फंसते ही चले जा रहे हो, उसका ईगो नहीं करना है, चलो ऐसे करके देखते हैं, ठीक है, घरी सॉल्व करून राहिले तुम्ही, पेपर है तो, है ना? उसको जल्दी छोड़ देना है, पेपर को जल्दी छोड़ते आना चाहिए, पर्टिकुलर टाइम पीरियड, उसको कितना देखना है, कितना टाइम इन्वेस्ट करना है, आया तो ठीक है, नहीं आया तो छोड़ दो, दूसरा करो, हमारे पास बाकी सवाल है, 80 सवाल है। समझ में आ रहा है? तो ईगो एक फैक्टर होता है जिस वजह से अभी आप जब एग्जाम देने जाओगे ना, ये मैंने पहले तो आपको बता दिया है, फिर भी ईगो तो ऐसा है कि हम सर पहले इस्तेमाल करेंगे फिर विश्वास करेंगे, ठीक है? तो जब मॉक टेस्ट दोगे ना आप, तो आपको समझ में आएगा जिन लोगों ने दिया है सही है ना, ऐसा होता है कि नहीं होता है शुरुआत में, शुरुआत में ऐसा होता है, ठीक है? अब ये इन सब विषयों पे डिटेल में बात करेंगे, सॉल्यूशन क्या है, ये सर प्रॉब्लम्स है, पहले हमने प्रॉब्लम्स देख लिए कि ये सब प्रॉब्लम्स है, इस वजह से हमारा स्कोर जो है जितना एग्जाम क्लियर करने के लिए आना चाहिए उतना आता नहीं है, ये सारे प्रॉब्लम्स है, ठीक है? अब एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट, आज जो हम देख रहे हैं ये सिर्फ आईबीपीएस आरआरबी पीओ असिस्टेंट एग्जाम का टाइमिंग का स्ट्रेटेजी हम देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कंपोजिट टाइम मिलता है प्रीलिम के लिए, मेंस के लिए, ठीक है? अभी हम प्रीलिम का देखेंगे, प्रीलिम का कैसे होना चाहिए, क्योंकि अभी सबसे पहले आपको प्रीलिम ही देना है, ठीक है? प्रीलिम का आपको यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट कैसे रखना है, क्योंकि यहाँ पे कंपोजिट टाइम आपको 45 मिनट्स दिए हैं, जिसमें आपको 80 सवाल आपके सामने रहेंगे 80 मार्क्स के लिए, जिसमें 2 सब्जेक्ट है, मैथ्स है और रीजनिंग है, ठीक है? अब बहुत से लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो 45 मिनट्स है, 45 मिनट्स को हम यहाँ पे यूटिलाइज कैसे करेंगे, ये हमको यहाँ पे देखना है। हमारे पास 2 सेक्शन है, एक है रीजनिंग और एक है मैथ्स। बहुत से ऐसे लोग हैं कि रीजनिंग सेक्शन को यहाँ पे 22 मिनट देते हैं, फिर इसको 23 मिनट देते हैं, या फिर वाइस वर्सा, इसको 23 मिनट, इसको 22 मिनट, ये एक स्ट्रेटेजी है, ठीक है? दूसरी स्ट्रेटेजी है जो आपको डिफिकल्ट लगता है, नॉर्मली मैथ्स में कैलकुलेशन ज्यादा है, तो बहुत लोग जिसको ज्यादा टाइम लगता है उसको 25 मिनट दे देते हैं, रीजनिंग काफी लोगों को आसान लगता है उसको 20 मिनट दे देते हैं, काही उलटे विचार करणारे असतात, नहीं नहीं रीजनिंग तो हमारा फेवरेट है तो उसको ज्यादा टाइम देंगे, जो पसंद है उसको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, है कि नहीं?
तो इसको 25, इसको 20, जो कि मुझे नहीं लगता ये सही है। ठीक है, एक और स्ट्रेटेजी इसमें है, आप एक काम करो, दोनों सेक्शन को 20 मिनट दे दो, मतलब दोनों को बुरा नहीं लगेगा, है ना। नहीं तो दोनों में से एक कोई बुरा मान गया तो फिर साल ही बुरा मान जाएगा, सही है कि नहीं। तो दोनों को हमने क्या किया, बैलेंस कर दिया 20-20, फिर 5 मिनट बच गए, तो 5 मिनट होगा बफर टाइम। ये बफर टाइम क्या होता है सर, 20 मिनट में आपने टोटल 80 सवाल देख लिए हैं पेपर के, टोटल 80 सवाल आपने पेपर में देख लिए हैं, ठीक है। अब लास्ट के 5 मिनट में आपने कोई डीआई देख लिया। अब डीआई कैसा है कि डीआई को टाइम लगता है, या फिर कोई पजल देख लिया आपने उसको, जैसे कि आपके 20 मिनट खत्म हो गए, लेकिन आपको है ना वो क्वेश्चन देख के है ना उससे प्यार हो गया, समझ में आ रहा है, आप उसको छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि आपको पता है आप उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन सिर्फ टाइम के अभाव की वजह से आपने उसको क्या किया, साइड में रखा है। लेकिन आप उसको सॉल्व करना चाहते हो, क्योंकि अगर ये टाइम खत्म हो गया तो फिर एक साल तो रिग्रेट रहेगा ही रहेगा अगले साल के एग्जाम तक, कि अगर वो पजल किया होता तो शायद क्लियर हो गया होता। समझ में आ रहा है, तो ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए, इसलिए बफर टाइम, मतलब जो क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहते थे लेकिन दूसरे सेक्शन के सवाल को भी सॉल्व करना है, इसलिए आपने उसको सॉल्व नहीं किया, तो ये 5 मिनट में आप उस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है क्या बताओ, कोई डिया है, कोई पजल है, कोई अरिथमेटिक सवाल है, क्लियर है क्या बताओ, समझ में आ रहा है। तो ये एक स्ट्रेटेजी है। अब इन सब प्लान्स में से कौन सा करना चाहिए, आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। ऐसा जो लोग पास होते हैं उनका कोई ऐसा परफेक्ट प्लान नहीं होता, मतलब कि सर इसमें से मैं कौन सा करूं कि जो सब लोग पास होते हैं वो सेम करते हैं, ऐसा नहीं है। जो भी पास होते हैं इसमें से कुछ करते हैं, समझ में आ रहा है। इसमें से बेस्ट क्या रहेगा ये आपको डिसाइड करना है। आपके मॉक टेस्ट में आपको इसके एक्सपेरिमेंट करने हैं, एक तो ये करके देखो या फिर ये करके देखो। अब ये जो है 20-25 ये कब करना चाहिए, जो आपका बेस्ट सेक्शन है, मान के चलो रीजनिंग हमारा सर बेस्ट सेक्शन है। बेस्ट सेक्शन का क्या मतलब है, आपको उससे डर नहीं लगता, आप उसमें कम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। अगर आप बोल रहे हो कि वो बेस्ट सेक्शन है तो आप उसको टाइम कम दो, कम टाइम में ज्यादा आउटपुट मिलना चाहिए। उसी को तो बोलेंगे ना कि सर मेरा जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है वो रीजनिंग सेक्शन है। हम स्ट्रॉन्ग किसको बोलेंगे, कम टाइम में ज्यादा मार्क्स। और सर मुझे मैथ्स का डर लगता है, कैलकुलेशन थोड़ा सा कभी कभी गड़बड़ हो जाते हैं, तो मैं उसको 25 मिनट दे दूंगा। समझ में आ रहा है, अपने स्ट्रॉन्ग सेक्शन को कम टाइम दो। अगर आप स्ट्रॉन्ग उसको बोल रहे हो ना, तो अभी आपको लग रहा है सर मेरा वो स्ट्रॉन्ग है लेकिन मुझे उसमें टाइम ज्यादा लगता है, तो अगर आपको रीजनिंग स्ट्रॉन्ग लगता है तो आप ये 2-3 महीने में उसको 20 मिनट में सॉल्व करने का प्रयास करो, कि 20 मिनट में 40 सवाल होने चाहिए, 40 में से 40 सवाल, एक भी छूटना नहीं चाहिए 20 ही मिनट में। क्लियर है क्या बताओ। और क्लास के ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो 17-18 मिनट में 40 के 40 सवाल सॉल्व करते हैं, या उन्होंने किया है और जिससे उनका सिलेक्शन हुआ है। समझ में आ रहा है, आने वाले दिनों में आपकी स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि रीजनिंग को आप 20 या 20 से कम टाइम में सॉल्व करो, 20 मिनट या 20 मिनट से कम टाइम में सॉल्व करो। और रीजनिंग होता है, रीजनिंग के सारे सवाल सॉल्वेबल होते हैं,
प्रिलिमिनरी एग्जाम में जनरली, अगर असिस्टेंट का टारगेट आपको रखना है सर असिस्टेंट क्लियर होना चाहिए, तो असिस्टेंट में कट ऑफ ही आपका 75 से नीचे कभी नहीं लगता है आउट ऑफ 80। असिस्टेंट के प्रिलिमिनरी एग्जाम का टारगेट 80 में से 80 रखना पड़ता है आपको। और भारत में ऐसे हंड्रेड्स में बच्चे रहते हैं जिनको 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स रहते हैं असिस्टेंट के प्रिलिमिनरी एग्जाम, 80 आउट ऑफ 80। और ये बैंकिंग एग्जाम का सबसे आसान पेपर होता है। हमने जो आपको बुकलेट दिए है, बुकलेट से बाहर एक भी सवाल असिस्टेंट के पेपर में नहीं आएगा, प्रॉमिस। बुकलेट ध्यान से पढ़ो, सारे सवाल बुकलेट के लेवल के रहेंगे। बुकलेट हमारा बेसिक लेवल है, बुकलेट के लेवल के सारे सवाल रहेंगे, उसमें का एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? असिस्टेंट का पूरा पेपर बुकलेट के लेवल का होगा। अभी एग्जाम हुआ भी नहीं है, मैं पहले डिक्लेयर कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? अगर आप ठीक से पढ़ रहे हो, लेकिन अभी अगर आप सिर्फ इस स्टेटमेंट को ऐसे लेके कि सर सिर्फ अच्छा मतलब बुकलेट करेंगे तो हो जाएगा, नहीं। मैंने सिर्फ पेपर का लेवल बताया आपको, लेकिन आपको कम टाइम में 45 मिनट्स में 80 सवाल सॉल्व करने हैं ना, उसके लिए लेवल अप जाना पड़ेगा। अड्डा का बुक, बेसिक, मॉडरेट, रीजनिंग का कर रहे हो तो पूरा अड्डा का बुक, डिफिकल्ट सेक्शन, प्रीवियस ईयर पूरा सॉल्व करना है। तब जाके आपको जो है अलग अलग वेराइटी के प्रॉब्लम्स को सोचना कैसे है, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, लॉजिक्स क्या है, अलग अलग लॉजिक्स आपको पता चलेंगे। समझ में आ रहा है? इसके आधार पे आप 80 में से 80 सवाल सॉल्व कर पाओगे। हाँ, अगर हम ऑफिसर स्केल 1 की बात करें तो यहाँ पे सर टारगेट कितना रखना चाहिए? मैं तो 80 ही कहूंगा, क्योंकि मैं जो हूं, मैं आपका यहाँ पे क्या हूं, हाँ मैं कम कुछ नहीं बोल सकता यहाँ। मैं अगर कम बोल रहा, सर तो 70 बोल रहे थे, तो मतलब 60 भी कर सकते हैं। अगर मैंने आपको यहाँ पे बोला कि ऑफिसर स्केल 1 में भी 80 आउट ऑफ 80 का टारगेट रख के चलो, समझ में आ रहा है? आखिरी दिन तक, जो कि पॉसिबल नहीं है, अभी बता रहा हूं, लेकिन आपको अपना मैक्सिमम देना है। इससे क्या होगा, आपके जो पेपर के शिफ्ट्स होते हैं ना, वो एक जैसे नहीं होते। शिफ्ट्स के डिफिकल्टी लेवल अलग अलग होता है। पहले 2 दिन एकदम इजी पेपर आ जाएगा। ऑफिसर स्केल 1 में अगर कोई इजी शिफ्ट में जाता है तो वो दिमाग में लेके चलेगा मुझे तो 60 ही सॉल्व करने हैं, लेकिन वो इतना इजी है कि वो असिस्टेंट लेवल का पेपर है। आप दिमाग में क्या लेके चल रहे हो कि मुझे 60 सॉल्व करने हैं, तो आप 60 के हिसाब से पेपर सॉल्व कर रहे हो, जो कि उस पेपर की लेवल इतनी आसान है कि अगर आप अपना स्पीड बढ़ाओगे तो 80 भी सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन आप माइंड में क्या लेके चल रहे हो, 60 सॉल्व करने। आपके 60 हो भी जाते हैं, 60 नहीं 65 हो जाते हैं, आप खुश होके बाहर आ जाते हो, पेपर तो बहुत इजी था। अरे दादा त्याच्यात 80 सॉल्व करायचे होते तुला। गलती कहाँ पे होती है, समझ में आ रहा है? और वही दूसरे दिन एकदम से जज्बात बदल जाते हैं, भावनाएं बदल जाती है, पूरा पिक्चर बदल जाता है। एकदम से डिफिकल्ट शिफ्ट आ जाता है कि उसमें 40 भी सॉल्व नहीं होते बच्चों के, 40 भी सॉल्व नहीं होते हैं, 80 में से 40। फिर आता है नॉर्मलाइजेशन। फिर जिनका डिफिकल्ट शिफ्ट है, अगर वो एक्यूरेसी लेवल के साथ 40 भी सॉल्व करेंगे तो उनका सिलेक्शन लिस्ट में नाम होता है। और यहाँ पे जो 65 सॉल्व करके आए हैं पहले दिन, उसका लिस्ट में नाम नहीं होता है। गलती कहाँ पे होती है, समझ में आ रहा है? इसलिए माइंड को ओपन अप रखो। 80 सवाल है, जितना मैक्सिमम हम वहां पे आंसर कर पाएंगे उतना मैक्सिमम करेंगे। समझ में आ रहा है? माइंड में कभी कोई नंबर लेके नहीं चलना है। 80 सवाल दिए हैं, 80 सॉल्व करेंगे, अपना मैक्सिमम अटेम्प्ट देना है विथ एक्यूरेसी।
एक्यूरेसी की बात करेंगे, लेकिन अभी टारगेट समझ में आ रहा है माइंड में। कोई नंबर लेके चलना नहीं है, चलो पिछले साल 55 था हम 60 लेके चलेंगे, गलती है। पेपर इजी है वो आपको अभी नहीं समझेगा, जब एग्जाम हॉल के बाहर निकलोगे ना तब समझ में आएगा कि पेपर इजी था। बाहर जाने के बाद तूने कितने सॉल्व किए 72, तूने कितने सॉल्व किए 78, तुम्ही किती केले 65। ये क्या हो गया मेरे साथ, समझ में आ रहा है? ऐसा हुआ है कि नहीं? जो लोग एग्जाम दे रहे हैं, मैं सही सही कह रहा हूँ? पिछले साल ऐसा हुआ था। ऐसा ही होता है, कुछ शिफ्ट इजी होते हैं, कुछ शिफ्ट डिफिकल्ट होते हैं। समझ में आ रहा है? ये लिख लिया आप लोगों ने, टाइमिंग्स लिख लिया, ठीक है? अभी ये जो है ना टाइमिंग का आपको डिसाइड करना है, एक तो 22-23 ऐसे लेना है, नहीं तो 20-20 लेके 5 का बफर। आप एक टेस्ट, अब ये 22-23 का भी ऐसा ही है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उसको कम टाइम दो, जो आपका जो आपको लेंदी लगता है, जिसका डर लगता है, जैसे कि मैथ्स अगर डर लगता है तो उसको 23 मिनट दे दो, या 20-25 ऐसे करो, ठीक है? या फिर दोनों को सेम सेम टाइमिंग दे दो, 5 मिनट का बफर टाइम। फिर दोनों में से एक मेरा डीआई छूट गया, एक पजल छूट गया, दोनों में कंपेयर करेंगे, पजल करना है कि डीआई करना है। फिर वह टाइम पे डिसाइड करो, अरे डीआई से आसान तो पजल है, पजल को उठाओ उसको सॉल्व करो। समझ में आ रहा है? तो एक टेस्ट ऐसा देके देखो और एक टेस्ट ऐसा देके देखो, फिर 2-3 टेस्ट बाद डिसाइड करो कि इसमें से आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, और फिर बदलना नहीं है, उसी को लास्ट तक लेके जाएंगे। समझ में आ रहा है? ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, क्योंकि आपका क्या स्ट्रांग है मुझे पता नहीं है, आप अपना स्ट्रांग खुद ढूंढो। तो जनरली जो पास होते हैं स्टूडेंट्स, उनका स्ट्रेटेजी कुछ ऐसे होता है, और स्टिक टू द प्लान, जो डिसाइड किया है वही फाइनल डे पे भी वैसा ही करना है। समझ लगा? टाइम पे स्ट्रेटेजी बदलनी नहीं है। जैसे कि सर 20 मिनट मैंने डिसाइड किया था रीजनिंग को दूंगा, अब जब मॉक टेस्ट दोगे ना आप तो आपको वो भी अनुभव होगा, सर 20 मिनट मैंने रीजनिंग को दिए हैं, लेकिन सर अभी है ना टाइम पे मैंने पजल ले लिया, तो पजल बहुत बढ़िया है, ठीक है? 18 मिनट रहे थे, 18 मिनट, कितना मिनट 18th मिनट पे मैंने क्या किया, पजल ले लिया। मुझे लगा 2 मिनट में हो जाएगा, लेकिन वो आधा सॉल्व हो गया, आधा सॉल्व हो गया 2 मिनट में, आगे के 2 मिनट में, मतलब 20 मिनट तो खत्म हो गए ना सेक्शन के, लेकिन वो आधा हो गया, और आपको पता है और 2 मिनट देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। आपने अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी, आपने इसको 2 मिनट एक्स्ट्रा दे दिए, मतलब आपने दूसरे सेक्शन के 2 मिनट इसको दे दिए। क्लियर है क्या? बताओ, समझ में आ रहा है? अब आखिरी में पजल लेना ये भी गलती है, आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपका जो क्वेश्चन सॉल्विंग की ऑर्डर है ये आपकी डिसाइड नहीं है। अगर आप लास्ट में पजल ले रहे हो तो वो गलती है। 2 मिनट बचे हैं, 2 मिनट में आप पजल ले रहे हो, समझ में आ रहा है? पजल आपका पहले ही सॉल्व हो जाना चाहिए था। लास्ट के 2 मिनट में पजल सॉल्व नहीं करते, क्योंकि एवरेज टाइमिंग ही 2.5 से 3 मिनट देना है आपको हर पजल के लिए, हर सिटिंग अरेंजमेंट के लिए। समझ में आ रहा है? हाँ, इसमें एक चीज ये भी है कि सर हम अड्डा में से सॉल्व कर रहे हैं और हम मॉक टेस्ट में से भी सॉल्व कर रहे हैं, तो पजल को तो बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, कहीं कहीं तो सॉल्व ही नहीं होते हैं, बहुत डिफिकल्ट है। हमको 5 से 7 मिनट लगते हैं सर एक पजल को सॉल्व करने के लिए। जो अड्डा के बुक में पजल्स दिए हैं वो प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, नए नए लॉजिक्स जो वो पूछ सकते हैं उसको उस आपको वो पता होने चाहिए, इसलिए आपको वैसे सवाल दिए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उस लेवल के सवाल एग्जाम में आएंगे। एग्जाम के पजल सिटिंग अरेंजमेंट अगर आपने ठीक ठीक पढ़ाई की है तो आपको ज्यादा से ज्यादा उसमें 3 मिनट लगेंगे, 3 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ऐसा अनुभव आपको मॉक टेस्ट में आया कि नहीं आया? ठीक है, मॉक टेस्ट में भी कुछ लेवल हाई होता है, लेकिन वही तो है ना, एक चीज आपने सुनी होगी ना
प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। इसलिए मॉक टेस्ट ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, इसलिए आपके प्रैक्टिस सेट्स ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। जितना बुरा हो सकता है उतना बुरे तरीके से प्रिपेयर करो, रिजल्ट अच्छा आएगा। बुरे से बुरे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करो, हार्ड से हार्ड, तब रिजल्ट आएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? बताओ। हा, या वाक्याचा गैरवापर नाही करायचा। आता हार्ड सांगितलं का, आता तर मी फक्त डिफिकल्ट सेक्शनच सॉल्व करतो, बाकी काही करतच नाही। दिन में एक डिफिकल्ट पजल अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो सफिशिएंट है। एक डिफिकल्ट पजल दिन में एक, और बाकी इजी टू मॉडरेट लेवल के 4। मैंने आपको 5-5 बोले हर दिन, हर दिन 5 आपको सॉल्व कर, मैंने बोला था आपको, चालू है। 5 दिया है सॉल्व करने हैं। एक अगर आप मेंस लेवल का कोई डिफिकल्ट सॉल्व कर रहे हो तो ठीक है, 4 आपको इजी टू मॉडरेट लेवल के करने हैं। ऐसा प्रैक्टिस करना है। समझ में आ रहा है? क्योंकि डिफिकल्ट लेवल तो वैसे भी हम एग्जाम में सॉल्व नहीं करने वाले, उसको हम छोड़ने ही वाले हैं। हम पेपर में इजी टू मॉडरेट सवाल ही सॉल्व करेंगे। क्लियर है क्या? बताओ। फिर सर अगर हम छोड़ने ही वाले हैं तो फिर हर रोज एक डिफिकल्ट पजल क्यों सॉल्व करना है? कंसेप्ट क्लियर के लिए, कंसेप्ट क्लियर होने के लिए, हमको उसकी आदत होने के लिए। समझ में आ रहा है? मतलब आपका जो लॉजिकल लेवल है वो इंप्रूव करने के लिए हम रोज एक सवाल अपने प्रिपरेशन में ऐड कर रहे हैं डिफिकल्ट लेवल का, अपने लॉजिकल लेवल को इंप्रूव करने के लिए, जिसकी हमें जरूरत मेंस एग्जाम में है। मेंस एग्जाम में। समझ में आ रहा है? इतना क्लियर है? ठीक है, टाइमिंग समझ में आ गया। इस पे कोई डाउट है क्या? पूछ लो, अभी पूछ लो कि टाइम मैनेजमेंट पे कोई अगर आपका डाउट है तो वो पूछ लो। बॉटल आन दो पानी। काही डाऊट आहे का इथं टायमिंग पे? किंवा याच्या व्यतिरिक्त तुमची काही स्ट्रॅटेजी तुम्ही डिसाइड केलेली आहे का? हाँ हाँ, एक ये भी यहाँ पे स्ट्रेटेजी है कि 80 सवाल है, 80 सवाल जैसे जैसे आते हैं इजी इजी सॉल्व करके जाएंगे। ठीक है, एक राउंड पूरा 80 सवाल का हो जाएगा और उसके बाद क्या करेंगे, जो डिफिकल्ट सवाल है ना, उसको सॉल्व करेंगे। ऐसा कर सकते हो आप, करके देखो, मैं नहीं नहीं बोलूंगा, लेकिन इसमें है ना टाइम ज्यादा जाता है। ये उसी कैंडिडेट को करना चाहिए जिसको रीजनिंग या क्वांट दोनों विषयों से डर नहीं लगता है। थैंक यू। समझ में आ रहा है? अगर आपके लिए रीजनिंग और क्वांट एक समान है तो आप जो है इस स्ट्रेटेजी पे काम कर सकते हो। लेकिन अगर जोन वाइज आपका माइंड विचार करता है कि नहीं, रीजनिंग पकड़ लिया, रीजनिंग मेरा बेस्ट है, मैं पहले वही उस पर ही काम करूंगा, फिर क्वांट का देखूंगा। अगर आप ऐसा करना चाहते हो ना तो आपको आपके माइंड को आदत लगानी पड़ेगी वैसे कि एक सवाल रीजनिंग का, एक सवाल क्वांट का, एक रीजनिंग एक क्वांट, एक रीजनिंग एक क्वांट, मतलब उसको एक जैसे ही लगने चाहिए दोनों सेक्शन। समझ में आ रहा है? अभी आपका माइंड क्या है, दोनों विषयों को क्लासिफाई करके चल रहा है। रीजनिंग में ऐसा है, क्वांट में ऐसा है। जब आप रीजनिंग से क्वांट की तरफ शिफ्ट भी होते हो ना तो एकदम से वहां पे थोड़ा सा लिंक लगने के लिए कुछ सेकंड्स चले जाते हैं, 1 मिनट भी बोल सकते हो, 2 मिनट भी, और फिर 2 मिनट जाने के बाद फिर से क्वांट में स्पीड आने लगता है। समझ में आ रहा है? ये जर्क जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं उनको ये समझ में आ रहा होगा कि रीजनिंग सेक्शन खत्म हो गया, क्वांट तो शुरू हो गया, क्वांट पे चले तो गए लेकिन रीजनिंग का जो स्पीड था ना वो क्वांट में नहीं आया। 1-2 मिनट चले गए फिर क्वांट में स्पीड बढ़ा, क्योंकि आपके दिमाग ने उसको क्लासिफाई करके रखा है, ये क्वांट अलग है, रीजनिंग अलग है। समझ में आ रहा है? तो जिन स्टूडेंट्स को ये दोनों विषय समान लगते हैं, दोनों विषयों का जिनको डर नहीं लगता, वो इस स्ट्रेटेजी पे काम कर सकते हैं। ऑल 80 क्वेश्चंस में से कुछ भी सॉल्व करो। ठीक है, अजून काही क्वेश्चन असेल विचारा।
चलो क्लियर है इतना। नेक्स्ट, हाँ, विच सब्जेक्ट सेक्शनल इज गुड टू स्टार्ट फर्स्ट, कौन सा सेक्शन पहले लेना चाहिए। ये फिर से मैं वही बात करूंगा कि जो आपका बेस्ट सेक्शन है, अगर रीजनिंग में आप कंफर्टेबल हो, रीजनिंग आपका फेवरेट है, तो वो पहले ले लो। क्योंकि क्या होगा, सबसे पहले तो आप एग्जाम के दिन वैसे ही डरे हुए रहते हो कि क्या होगा, कैसे होगा मेरे साथ, ठीक है। तो जब आप अपना कॉन्फिडेंस वाला सेक्शन पहले उठाओगे, तो जैसे जैसे आप उनको उसको सॉल्व करते जाओगे, उसमें मार्क्स आते जाएंगे, आंसर आते जाएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहा है कि अरे, अरे हाँ ये थे, हे थे, अरे हे पण येते, अरे हे पण येते, समझ में आ रहा है। तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। इसलिए पहले आपका जो, आपको अगर मैथ्स पसंद है तो पहले मैथ्स ले लो, अगर आपका रीजनिंग आपको पसंद है तो रीजनिंग पहले ले लो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो सब्जेक्ट पहले उठाओ। समझ में आ रहा है, क्लियर है क्या, बताओ कितने लोगों का मैथ्स फेवरेट है, मैथ्स फेवरेट है, तो आप पहले मैथ्स उठाओ। देखो, रीजनिंग के कंपैरिजन में मैथ्स फेवरेट है, असस ना। हाँ, तो पहले मैथ्स ले लो। ये तो सर मैथ्स तो फेवरेट है ही, लेकिन रीजनिंग मैं बहुत बढ़िया करता हूँ, तो पहले रीजनिंग ही लेना है। समझ में आ रहा है, तो बाकी लोगों का रीजनिंग, है ना। तो पहले रीजनिंग आपको फिक्स करना है। अगर मैथ्स में आप कम टाइम में ज्यादा आउटपुट, ज्यादा मार्क्स अगर आपको आते हैं, तो पहले मैथ्स लो, समझ लो। याच्यात काही प्रश्न विचारायचा का तुम्हाला, विचारा। क्लियर है, इसका आंसर मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन टू अटेम्प्ट, ये सब लोग लिखेंगे, ठीक है। ये सब लोग लिखेंगे कि मेरा प्रिलिमिनरी एग्जाम का ऑर्डर क्या होना चाहिए, टाइमिंग क्या होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में मुझे सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, रीजनिंग में देखो, सबसे पहली बात, मैंने जैसे आपको बताया, हम मान के चलेंगे कि मैं 20-25 का जो मेरा अप्रोच है, 20 मिनट 25 मिनट, उसको लेके हम अप्रोच रख के काम करेंगे, ठीक है। मैंने 20 मिनट दिए रीजनिंग को, 25 मिनट दिए क्वांट को, ठीक है। तो अब देखो, रीजनिंग मैंने कितने टाइम दिया है, 20 मिनट, 20 मिनट्स दिए हैं। तो ये जो 20 मिनट मैंने रीजनिंग को दिए है ना, इसमें कम से कम रीजनिंग सेक्शन में मेरे 2 राउंड लगने चाहिए, मिनिमम 2 राउंड्स, मिनिमम मैंने बोला है, मिनिमम 2 राउंड्स लगने चाहिए। समझ में आ रहा है, 3 लगाओ 4 लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2 तो लगने ही चाहिए। मतलब 1 से 40, फिर से 1 से 40, 20 मिनट में। समझ में आ रहा है, क्लियर है क्या, बताओ। अब हमारा जो फर्स्ट राउंड होगा, उसमें हम क्या क्या सॉल्व करेंगे, फर्स्ट राउंड में हम क्या क्या सॉल्व करेंगे। फर्स्ट राउंड में अगर आपको इनइक्वालिटी के सवाल मिलते हैं, सिलॉग के सवाल मिलते हैं, या फिर कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग का जो सेट मिलता है 3 to 5 मार्क्स के लिए, 3 to 5 कोडिंग डिकोडिंग सेट हम बोलेंगे, 3 to 5 मार्क्स के लिए। तो सबसे पहले पेपर में से यही क्वेश्चन देख देख के, चुन चुन के इनको ही मारना है सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद इसके बाद इसके बाद यहाँ पे डायरेक्शन सेंस और ब्लड रिलेशन, इन 2 टॉपिक को मैं इनके बाद प्रायोरिटी दूंगा। क्यों सर, क्योंकि देखो डायरेक्शन सेंस में भी ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि कोई एक आपको सिचुएशन दिया जाएगा, और उसके आधार पे 2 से 3 सवाल हैं, और वो सिचुएशन इतना, मतलब कभी कभी कंडीशनल इतना हो जाता है तो उसका डायग्राम निकालना मुश्किल हो जाता है, और उसमें जितना टाइम पजल में लगता है ना, उतना ही टाइम डायरेक्शन सेंस के सवाल में लगता है।
समझ में आ रहा है? अब जितना टाइम आप डायरेक्शन सेंस के सवाल को दे रहे हो उससे कितने मार्क्स मिलने वाले हैं? 3 मार्क्स। वही टाइम किसी पजल को दोगे तो कितने मिलेंगे? मैथमेटिक्स समझ में आ रहा है? आपको टाइम पे डिसाइड करना है, इसलिए मैंने इसको प्रायोरिटी बाद में दी है। ब्लड रिलेशन का भी वैसा ही है। अगर आपको डेटा कॉम्प्लेक्स लगता है तो उसको साइड में रखो, इसके बजाय आप पजल या सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल को यहां पे ले सकते हो। पजल सिटिंग अरेंजमेंट, पजल सिटिंग अरेंजमेंट के सवालों को लास्ट में नहीं लेना है, बीच में लेना है। ठीक है कि सर पहले पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, उसके बाद पजल कौन सा है, सिटिंग अरेंजमेंट कौन सा है वो देखेंगे, ऐसा नहीं करना। आपने ये 3 एरिया से सवाल सॉल्व कर लिए, इसके बाद ही देख लो चलते चलते कि कौन सा पजल का सवाल सॉल्वेबल है। और पजल का सवाल देखते ही उस पर टूट नहीं पड़ना है। जितने पेपर में रहेंगे अरेंजमेंट्स, 3 रहेंगे 4 रहेंगे, तो सारे सवालों का फर्स्ट पैराग्राफ उसका ग्लांस ले लेना है कि इस सवाल में पैरामीटर कितने हैं, इस सवाल में कंडीशंस कितनी है। पहले पैराग्राफ से आपको समझ में आ जाता है अरेंजमेंट कैसा है, समझ में आता है कि नहीं आता है? समझ में आता है ना? फिर 4 अगर आपको पजल दिए हैं, मतलब 2 सिटिंग 2 पजल, उनको कंपेयर करो, कौन सा सबसे आसान लगता है वो पहले करेंगे, फिर उससे आसान कौन सा लगता है, मतलब बाकियों से आसान, वो सेकंड पे करेंगे। समझ में आ रहा है? और ये सबसे मुझे इस पे कॉन्फिडेंस नहीं है, वो छूट जाएगा लास्ट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम स्केल 1 की बात कर रहे हैं तो असिस्टेंट में तो कुछ नहीं छोड़ना है, 40 आउट ऑफ 40 टारगेट यही लेके चलना है। अगर आप असिस्टेंट का पेपर दे रहे हो तो 1 मार्क का सवाल भी छूटना नहीं चाहिए। रीजनिंग में 40 में से 40 ही सॉल्व करना है। समझ में आ गया? इतना क्लियर है? ठीक है। हाँ, अगर ऑफिसर स्केल 1 का रीजनिंग का सेक्शन है, एक हाथ पजल छूट गया तो चलेगा, एक पजल 5 मार्क से ऊपर का रिस्क अलाउड नहीं है। 35 सवाल तो सॉल्व होने ही चाहिए। समझ में आ गया? इतना क्लियर है? ठीक, तो ये आपका ऑर्डर होना चाहिए। अब जब आप प्रैक्टिस करोगे, देखो एक तो हो गया सेक्शनल टाइमिंग जो हमने दिया है 20 मिनट। अब इसमें भी टॉपिक टाइमिंग देना है आपको, राउंड वाला टाइमिंग देना है। जैसे ये फर्स्ट राउंड में आपने सिर्फ इनको सॉल्व किया, पूरे 40 क्वेश्चन देख लिए, 40 क्वेश्चन में ये वाले जो टॉपिक्स है इनको आपने सॉल्व कर दिया, और साथ साथ बाकी पजल देख लिया, सिटिंग अरेंजमेंट देख लिया। पहले राउंड में सिर्फ उनको देखना है, और साथ साथ दिमाग पीछे क्या करेगा, अरे वो आसान है, वो आसान है, माइंड में कैलकुलेशन चलेगा पीछे, पहला कौन सा पजल लेना है। समझ में आ रहा है? इसको जैसे खत्म करोगे आपका डिसीजन माइंड में हो जाएगा कि पजल पहले कौन सा लेना चाहिए, फिर उस पजल पे चले जाओ और उसको सॉल्व करो। ये सेकंड राउंड होगा। सेकंड राउंड में आप पजल सिटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करोगे। अब आप लोग जब प्रैक्टिस कर रहे हो मॉक टेस्ट की, तो आपको यहाँ पे देखना ये है कि ये जो सेक्शन, ये जो सवाल है, ये 7 to 8 मिनट्स में सॉल्व होने चाहिए, जो कि इन सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? अभी अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको 15-16 मिनट लग सकते हैं, होता है ना ऐसे, 15-16 मिनट लगते हैं। लेकिन आपको प्रैक्टिस से इनको कम करना है। प्रैक्टिस करो। और कैसे कम करेंगे, और कैसे सोचो उस पर। रीडिंग फास्ट करो, पेपर का रीडिंग फास्ट करो, सवालों को जोर से पढ़ो, जोर से मैं जोरात नहीं, मन ही मन में उसको, सिर्फ मैडम स्कीमिंग पढ़ाती है ना आपको, क्लियर है क्या बताओ? स्कीमिंग करके आपको सिर्फ उसको ग्लांस लेना है, देख के समझ में आना चाहिए, कीवर्ड उठाओ क्या क्या इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? सिर्फ देख के समझ में आना चाहिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है सवाल में। तो पहले राउंड में सिर्फ ग्लांस लेके चलना है पजल का। सेकंड राउंड में डिसीजन हो जाना चाहिए कि कौन सा पहले लेना है, कौन सा बाद में लेना है। समझ लगा? ठीक है।
बाकी एक एक पजल को अभी अगर आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे मैंने बोला है हर दिन आपको मैंने शुरुआत में तो बैच में बताया था 5 करना है, अब आप 10-10 करो एग्जाम तक। समझ में आ रहा है? अभी मेरा प्रैक्टिस सेट जो है स्पेशल मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, प्री लेवल का अलग, मेंस लेवल का अलग, उसमें 20 पेपर है। 20 प्रैक्टिस सेट मैं आपको दूंगा, 20 प्रैक्टिस सेट मेंस के अलग, 20 प्रैक्टिस सेट के अलग। समझ में आ गया? चला आवाज दे बरो। ठीक है, मैंने बना के रखा है आपके लिए। ठीक है, तो वो आपको सॉल्व करना है, एग्जाम लेवल के हैं सारे जो पजल है, सिटिंग अरेंजमेंट है। ठीक है, तो ऐसा करेंगे, दिन में 2 मेंस लेवल के सॉल्व करेंगे और बाकी सब प्री लेवल के सॉल्व करेंगे। तो चार्जर चार्जर लैपटॉप से चार्जर, इतना क्लियर है? इतना समझ में आ गया? ठीक है, अभी हाँ, जो यहाँ पे है जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, इसको क्या करेंगे, मोबाइल में 3 मिनट का टाइमर लगाओ, 3 मिनट्स, 3 मिनट्स पर सिटिंग अरेंजमेंट पर पजल, 3 मिनट्स, 3 मिनट का टाइमर लगाओ, एक क्वेश्चन सॉल्व करो। समझ लगा सांगा? अब 3 मिनट में तो हुआ नहीं सर, सर हमारा तो नहीं हो रहा, आता कसं करू, अरे टेंशन आला, आता काय करू सर, 1 मिनट फिर से लगाओ और बाकी का सॉल्व करो। समझ में आ रहा है? 3 मिनट टाइमर लगा दिया, पजल आधा ही सॉल्व हो गया। अब क्या करें सर, 1 मिनट और बढ़ा दो, 1 मिनट का टाइमर, बचा हुआ पजल सॉल्व करो। सर 1 मिनट लगा के भी नहीं हुआ, अब क्या करें सर, और 1 मिनट लगा दो, आगे का सॉल्व करो। समज लगा सांगा? हार मानायची नाही, काहीच निगेटिव्ह नाही याच्यामध्ये, तुम्ही फक्त कन्सिस्टंटली अभ्यास करा, तुमचं सिलेक्शन होणार। तुमको सिर्फ टाइम देना है, ये मत सोचो कि सर मेरा हो ही नहीं रहा है, माझं टाइमच हे होऊन राहिला, असं होऊन राहिलं, तसं होऊन राहिलं, इसके बारे में सोचना नहीं है, आपको सिर्फ करते रहना है बस। समझ लगा सांगा? ठीक है, ये रीजनिंग का हो गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को या कोई अन्य सुझाव आप देना चाहते हो यहाँ पे, सर ऐसा करेंगे तो और बेटर है, या फिर ऐसा किया तो चलेगा क्या सर? जो लोग कर रहे हैं काफी दिनों से, जिनका अगर स्कोर आ रहा है तो स्ट्रेटेजी बदलने की जरूरत नहीं है। अगर स्कोर आपका कहीं पे स्टक हो रहा है तो ही स्ट्रेटेजी को बदलो। ठीक है, अब क्वांट का देखो, क्वांट में भी आपको 2 राउंड लगाने हैं। जैसे कि न्यूमेरिकल एबिलिटी का जो पेपर है, इसमें मैंने 25 मिनट दिए, तो 25 मिनट में 2 राउंड लगाएंगे। फर्स्ट राउंड में क्या क्या होना चाहिए? फर्स्ट राउंड में सिंप्लीफिकेशन का अगर सवाल दिख रहा है, अप्रोक्सीमेशन का सवाल दिख रहा है, या फिर इक्वेशंस के सवाल दिख रहे हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इसके साथ सीरीज, ये सवाल आपको फर्स्ट राउंड में सॉल्व करने हैं। और इसके बाद आपको डीआई सॉल्व करना है, और डीआई के बाद आपको अरिथमेटिक सवाल सॉल्व करने हैं। बीच में कोई एजेस का क्वेश्चन मिल गया, सर एजेस तो बहुत फेवरेट है मेरा टॉपिक, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन कर रहे थे, 2 सिंप्लीफिकेशन कर दिए, एजेस मिल गया, आप उसमें लग गए। ऐसा स्ट्रेटेजी नहीं रखना है, फर्स्ट राउंड में सिर्फ इसमें से जो मिलेगा वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये शिफ्ट वाइज चेंज होते रहते हैं, किसी शिफ्ट में सिंप्लीफिकेशन का आ गया, किसी शिफ्ट में, दूसरे शिफ्ट में सिंप्लीफिकेशन नहीं पूछेगा, अप्रोक्सीमेशन पूछेगा, किसी शिफ्ट में सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन नहीं पूछेगा, सिर्फ इक्वेशन पूछ लेगा, ऐसा होता है। ठीक है, तीनों यहाँ पे नहीं होंगे, तुम्ही म्हणसाल सर जमलं काम, 5 5 5 15 तेच झाले, असं नाही आहे। ठीक है, ते आमच्या वेळेस होत होतं, आता नाही होते, इसमें से कुछ भी एक आएगा आपको। ठीक है, बीच में डीआई रखना जरूरी है। तो डीआई में भी ऐसा है, अगर आपको 10 मार्क के डीआई आए हैं, 10 या 15, एक केसलेट आएगा 5 मार्क के लिए, और 2 डीआई मान के चलेंगे हम। तो डीआई में देखो जनरली होता क्या है, आप जैसे क्या करते हो ना, डीआई
एक आपने डीआय सिलेक्ट कर लिया, ही डायग्राम चांगली दिसते याच्यापेक्षा, हे लवकर सॉल्व आहे, ठीक आहे. तो डीआय आपने उसको ले लिया. तो डीआय में दिए 5 सवाल. आपने पहला सवाल सॉल्व कर लिया, 20 सेकंड में आंसर आ गया. दूसरा ले लिया, 30 सेकंड में आंसर. अब तीसरा सवाल जैसे ले लिया, उसको सॉल्व कर रहे हो, 2 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया, सॉल्व ही नहीं हो रहा है. क्यों नहीं हो रहा है? सवाल आसान है लेकिन कैलकुलेशंस लेंदी है. वो सवाल आपको फंसाने के लिए दिया. हर एक डीआई के सेट में 2 लेंदी सवाल रहेंगे, 3 आसान रहेंगे. 3 है चॉकलेट, 2 है आपके फंसाने वाले सवाल. उसमें अटकना नहीं है. लेकिन क्या हो जाता है कि आपका दिल उस पर आ जाता है, नहीं ये अच्छा दिया है, 5 में से 5 मिल गए, अपना काम हो जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं है. सेम चीज दूसरे डीआई में भी आपको मिलेगी. 3 सवाल 20-20, 30-30 सेकंड वाले, और 2 ऐसे सवाल की उसको 5 मिनट दोगे तो भी सॉल्व नहीं होगा. उसमें फंसना नहीं है. जो लेंदी सवाल दिखता है उसको छोड़ दो, क्योंकि उसकी जो भरपाई है वो इस वाले एरिया में है. आपको एक अरिथमेटिक सवाल वहां पे आसान मिलेगा. तो आपने जो वहां पे लेंदी सवाल छोड़ा था ना, वो आपको अरिथमेटिक जो है वो मार्क्स आपको अरिथमेटिक सेक्शन दे देगा. समझ में आ रहा है? लेकिन अगर आप इसमें फंस गए तो अरिथमेटिक के सवालों तक आप पहुंच ही नहीं पाओगे, उसके पहले एग्जाम खत्म. समझ में आ रहा है? तो जो भी लेंदी सवाल दिखता है उस पर ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना है, उसको छोड़ दो. नेक्स्ट सवाल देखो. क्लियर है क्या? बताओ कितना क्लियर हो गया? ठीक. लिहून घेतलं तुम्ही? स्ट्रैटेजी समझ ली? हाँ, यहाँ पे टाइमिंग कितना देना है, मतलब फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड को टाइमिंग कितना देना है. यहाँ पे भी आप यहां से लेके यहां तक देखो, यहां से लेके यहां तक मतलब सिंप्लीफिकेशन से लेके डीआई तक आप यहाँ पे 12 मिनट दोगे. 12 to 13 मिनट्स में आपका ये सेक्शन, इतना सेक्शन सॉल्व होना चाहिए. फिर लास्ट में जो 8 to 10 मिनट्स बचेंगे, उस टाइम में हम अरिथमेटिक के सवाल सॉल्व करेंगे. जनरली अरिथमेटिक सवाल 1 मार्क के लिए एक सवाल एक टॉपिक का सवाल होता है. पहले उसको पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, फॉर्मूला लगाना पड़ता है, पूरा सॉल्व करना पड़ता है, उसके बाद 1 मार्क मिलता है. तो ये वाले एरिया में से अगर आपने 25 मार्क निकाल लिए हैं, तो बाकी के 15 मार्क जो है, इसमें से आपने टाइम कितना बचाया? 8 मिनट्स बचाया है. तो एक क्वेश्चन को 1 मिनट भी दोगे तो 8 और सवाल बनेंगे. ये सवाल कैसे है, इसमें आपको समझने की कोई जरूरत है क्या? नहीं. सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, इक्वेशन, सीरीज, डीआई के सवाल. डीआई में ठीक है थोड़ा डेटा दिया होता है, लेकिन वो भी उतना जरूरी नहीं है. अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो डायग्राम को देख के समझ में आ जाएगा कि डेटा क्या है. ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पे ये वाले सवाल ऐसे है कि इनको देखते ही आप सॉल्व कर सकते हो. लेकिन अरिथमेटिक के क्वेश्चन को पहले पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसके बाद सॉल्विंग शुरू होती है. तो अगर आप ये वाले एरिया को सॉल्व करने के बाद 8 से 10 मिनट बचाते हो, और 8 से 10 मिनट में अगर 10 भी सवाल आप सॉल्व करते हो अरिथमेटिक के, तो वो प्लस है. समझ में आ रहा है? मतलब मैंने अरिथमेटिक के सवाल को आपको 1 मिनट दिया है सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप 10-10, 15-15 सेकंड में ही मार्क्स ले रहे हो. समझ लगा? स्ट्रेटेजी क्लियर हो रही है? समझ में आ रहा है? कितना क्लियर है? पुढे जायचं? इसमें अगर कोई डाउट है तो पूछो. इसमें अगर कोई डाउट है तो पूछो. फोटो वोटो घ्यायचा असेल फोटो येऊन टाका. येऊन घेतलं ना? येऊन घेतलं?
हाँ, कुछ शिफ्ट में इनपुट आउटपुट आ सकता है, तो वो कहाँ पे करना चाहिए, तो वो जो है ना इसके बाद करना चाहिए, क्योंकि ऐसे सवाल होते हैं, इनपुट आउटपुट दिया है, उसको सिर्फ 30 सेकंड्स आपको देना है, 30 सेकंड्स में देख लो कि लॉजिक क्या है। लॉजिक बहुत कॉम्प्लेक्स है, मत करो उसको। समझ में आ गया लॉजिक, उसके बाद भी पता है कि सारे स्टेप लिखने पड़ेंगे, फिर भी मत करो उसको। समझ में आ रहा है? ये कौन से टाइम में करना चाहिए? अगर एक पजल है, एक इनपुट आउटपुट है, दोनों में से एक ही सॉल्व कर सकते हैं। अब दोनों को कंपेयर करो, पजल ज्यादा आसान लग रहा है कि इनपुट आउटपुट? दोनों में से जो आसान लगेगा वो करो। समझ में आ रहा है? ये टाइम पे डिसाइड करना है, लेकिन उसको सेकंड राउंड में ही रखना है, क्योंकि इसके सवाल फंसा देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? इतना क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। परफेक्ट टाइमिंग टू लीव ए क्वेश्चन, ये ईगो वाली बात है। ठीक है, किसी क्वेश्चन में फंस गए हो तो उसको छोड़ो, ज्यादा से ज्यादा। जैसे कि कोई, अगर देखो इसमें काफी सारे है सीरीज आपको आते हैं, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में आपको ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड सोचना है, ये मैक्स है। अगर आपने ठीक से नंबर सीरीज का प्रिपरेशन किया है, प्रैक्टिस किया है, तो जितना आपने किया है उसी में से अगर लॉजिक है तो वो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये वाला लॉजिक है। लेकिन 30 सेकंड सोचने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये लॉजिक क्या है, या फिर पहले करके उसमें फंस गए, तो दूसरी बार उसको सोचना नहीं है, उसको छोड़ दो। अगर वो मतलब वो लॉजिक अगर आपको क्लिक वहां पे होना चाहिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाएगा, उसको दोबारा सोचने की जरूरत नहीं होती है। दोबारा सोचने की जरूरत पड़ रही है, इसका सीधा मतलब है वो लॉजिक आपको पता ही नहीं है, फिर आप उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो फिर 1 मिनट जाएगा, 2 मिनट जाएंगे, वेस्ट ऑफ टाइम। ऐसा जरूरी नहीं है 5 सीरीज आए हैं तो 5 में से 5 ही करने हैं, कोई जरूरत नहीं है। मी स्वतः एक्झाम 2 सीरीज, फक्त 2, 5 पैकी 2 जमले तरी मी एक्झाम क्लिअर केलेली आहे। काही एक्झाम मध्ये मी 5 पैकी 4 केलेले आहे, काही एक्झाम मध्ये 5 पैकी 3 केलेले आहे, काही एक्झाम मध्ये 5 पैकी 2च केलेले आहे। मला एकही एक्झाम आठवत नाही ज्याच्यामध्ये मी 5 पैकी 5 केले असतील, आणि तरी सुद्धा माझी एक्झाम क्लिअर, सगळ्या प्रिलिमिनरी एक्झाम क्लिअर। समझ में आ रहा है? अपना टाइम बचाओ, और अगर सीरीज में कॉन्फिडेंस नहीं है तो 500 सवाल का पीडीएफ निकालो और उसको सॉल्व करो। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए सीरीज के 500 सीरीज, 500 क्वेश्चन का सीरीज जो है 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, उसको डाउनलोड करो, पूरा सॉल्व करो। जितने सीरीज क्लास में डिस्कस हुए हैं, एग्जाम के 1 दिन पहले देख के जाओ उसके लॉजिक, क्योंकि वही कई बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। समझ में आ रहा है? जितने क्लास में डिस्कस हुए हैं, अलग अलग लक्षात सांगा। एक दिवस बसायचं, एक दिवस 500 क्वेश्चन घ्यायचे, जोपर्यंत संपत नाही तोपर्यंत पाणी प्यायचंच नाही, पाणी प्यायचंच नाही संपेपर्यंत, नाही तर 100-100चे स्लॉट। मॉर्निंगला 100 नाश्ता करून घ्यायचा, दुपारी 100 केले, मग जेवण करून घ्यायचं, नंतर अजून थोड्या नंतर संध्याकाळपर्यंत 100 केले की मग थोडस स्नॅक, काहीतरी एखादं फ्रूट जूस काहीतरी, और उसके बाद रात का खाना तभी मिलेगा जब 500 खत्म होंगे, तब तक खाना नहीं खाना है। समझ लगा खाना? ठीक है, ऐसा सब टॉपिक्स का है, जिसपे भी कॉन्फिडेंस नहीं है 500 से 1000 प्रॉब्लम निकालो, प्रैक्टिस करो। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, कन्फ्युजन इन डिफरंट टाइप ऑफ मेथड विच, हा आता कसं आहे माहिती का, याच्यात लगेच तुमचा आता ग्रुप आहे, तुम्ही सगळेजण अभ्यास करता, ही ताई तर मस्त सॉल्व करते, त्या ताईचं तर एवढं मस्त कसं काय मार्क आले ताई, मला तर काही सुचून नाही राहिलं याच्यात, काय केलं ताई तू? हो दे बरं, ताईचं मेथड दिसते। ठीक आहे,
अब मतलब शॉर्टकट मेथड लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनका मेथड देख के आपको टेंशन नहीं आना चाहिए कि मला का नहीं जमत या ताईला का जमते। समझ में आ रहा है? एक प्रॉब्लेम के अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं। तुम्ही पाहिलं असेल तर माझं जेव्हा तुम्ही कॉन्ट पाहाल त्याच्यात काही वेगळं दिसेल, अक्षय सर जेव्हा तुम्ही आता अक्षय सरांचं कॉन्ट करून आले त्याच्यात काही वेगळं दिसेल। अपना अपना अप्रोच होता है, लेकिन मेरे अप्रोच से मैंने एग्जाम क्लियर किया है, उनके अप्रोच से उन्होंने एग्जाम क्लियर किया है। तो कोई अप्रोच गलत नहीं होता, कोई अप्रोच बड़ा या छोटा नहीं होता। अप्रोच खुद का होता है और खुद के अप्रोच पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। समझ में आ रहा है? आपको सिर्फ हमारे अप्रोच से मदद मिलनी चाहिए कि अच्छा ऐसा सोचना है और करना अपने मन से ही है। समझ लगा सांगा? समझ में आ रहा है? तो अगर कोई टॉपिक है उसका ट्रेडिशनल मेथड है, तो आपको ट्रेडिशनल मेथड अच्छे से आता है, आप कुछ सेकंड्स में निकाल पा रहे हो, तो आपको उसके शॉर्टकट की जरूरत नहीं है। एंड में वहां पे सवाल देखने के बाद सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है, वही आपके लिए परफेक्ट फॉर्मूला है, परफेक्ट मेथड है। समझ में आ रहा है? आप बहुत से लोग मतलब जब मॉक दे रहे हो तो अरे या तो शॉर्टकट है तो मला माहितच नाही। तुम्ही तिथे विचार करून राहिले की त्या क्वेश्चनला मी कसं सॉल्व करू, वो सोचना नहीं है। सामने दिखा, आप अपना अप्रोच लगा के उसको सॉल्व करो, आप अपने कैलकुलेशन के हिसाब से, आप अपना लॉजिक लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व करो। समजलं का सांगा? याचं लॉजिक असं आहे, याचं असं आहे, याचं मला काही सुचत नाही, मी काय करू, इथून उडी मारू की वरून उडी मारू, इतना दूर का सोचने की जरूरत नहीं है। अपने अपना जो अप्रोच है उस पर कॉन्फिडेंस रखो। हाँ, अगर कोई अच्छा करता है तो उससे सीखो, उससे टेंशन नहीं लेना है कि यार मला काय जमत नहीं, याला तो मस्त जमते। वहां से सीख के अपना खुद का नया अप्रोच बनाओ। उसका जो प्लान होगा, उसका जो अप्रोच होगा, वो उसके लिए बेस्ट है, वो आपके लिए काम करेगा ही, ऐसा नहीं बोल सकते। प्रैक्टिस से, अनुभव से आप अपना नया अप्रोच बनाओ, आपके लिए जो बेस्ट प्लान होगा वो आपका खुद का होगा। समझ में आ रहा है? वो मॉक टेस्ट देके प्रैक्टिस करके आएगा। जितने भी बच्चे सिलेक्ट होते हैं, मान के चलो एसबीआई पीओ है, 2000 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, सब 2000 बच्चों का प्लान अलग अलग होता है, सबका एक जैसा नहीं होता। वो अपने अनुभव से, प्रैक्टिस से खुद का अप्रोच बनाते हैं। समझ लगा सांगा? इतना क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, मॉक सॉल्विंग एंड प्रॉपर एनालिसिस, एनालिसिस पे बात करेंगे। हाँ चला, 5 मिनिटात आपण लगेच एनालिसिस पाहू काय आहे। अब देखो, मॉक टेस्ट आप दे रहे हो, आपने मॉक टेस्ट दे दिया, प्लानिंग हो गया, टाइम मैनेजमेंट सब हो गया, ठीक है। अब आप देना शुरू करेंगे, तो जितना मैंने बताया है उस अप्रोच के साथ आप सब लोग सॉल्व कर रहे हो। डे बाय डे अपना जो स्कोर है वो इम्प्रूव होना चाहिए। वो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने जो मॉक दिया है उसको हम प्रॉपर एनालाइज नहीं कर रहे, अपनी गलतियों पे काम नहीं कर रहे, अपनी गलतियां ही आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं। हर रोज एक ही तरीके से टेस्ट दोगे तो मार्क्स उतने ही आएंगे, आपका स्कोर स्टक ही होने वाला है, इंप्रूव नहीं होगा। आपको अपने प्लान में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, और बदलाव कैसे करने हैं ये कौन बताएगा? मॉक टेस्ट बताएगा, मॉक टेस्ट का एनालिसिस बताएगा। समझ में आ रहा है? अब देखो, आपके मॉक टेस्ट के मैंने ये 3 सेक्शन किए हैं। टेस्ट खत्म होने के बाद आपने कुछ करेक्ट आंसर्स दिए हैं, करेक्ट क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। फिर आपने कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपने सॉल्व किए हैं, लेकिन वो आपने गलत कर दिए, सॉल्व करने के बाद आंसर गलत आ गया आपका। उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो अनअटेम्प्टेड है, आपने उसको सॉल्व किया ही नहीं है। जितने भी सवाल होंगे आपके पेपर में वो इन्हीं 3 कैटेगरीज में आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? ठीक है। अब इन तीनों कैटेगरीज का एनालिसिस कैसे करना है? जो सवाल सही है ना,
इनको भी एनालाइज करना है। कैसे? सबसे पहले देखो, आपके मॉक टेस्ट में है ना, वहां मॉक टेस्ट में आपको टाइमिंग दिया जाता है कि इस टेस्ट का जो टॉपर है उसने कितना टाइम लिया और आपने कितना टाइम लिया। समझ में आ रहा है? अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है, उसको आपने 2 मिनट लगाया है, 2 मिनट लगाने के बाद आपका वो सवाल सही आया है, लेकिन किसी डिफरेंट मेथड से वही सेम सवाल सिर्फ 30 सेकंड्स में सॉल्व हो सकता है, वो मेथड आपको पता नहीं है, तो वो मेथड जान लो। समझ में आ रहा है? वो मेथड नीचे जाके देख लो, सिंप्लीफिकेशन में दिखेगा, किसी बुक में दिखेगा, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला दिखेगा, अपने नोट्स में उसको ऐड कर लो। समझ में आ रहा है? 2 मिनट देने के बाद सही आ रहा है, लेकिन इन 2 मिनट में आप और 3 सवाल सॉल्व कर सकते थे। समझ में आ रहा है? तो सही आने का मतलब ऐसा नहीं कि वो आपको आता है, एग्जाम के नजरिए से क्या वो सही है ये भी देखना पड़ेगा। समझ लगा संगा? कोई अगर सवाल आपका सही भी है तो क्या वो सॉल्व करना चाहिए था? उसको आपने 5 मिनट लगा दिए और उसके वजह से बाकी सारे क्वेश्चन इजी जो थे पेपर में वो छूट गए, तो क्या वो सही अप्रोच होगा? नहीं। क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे एग्जाम में रहेंगे जो आपको आएंगे ही, लेकिन उनको सॉल्व करना है कि नहीं करना है ये डिसाइड करना होगा। ऐसा नहीं है ये मैं सॉल्व कर सकता हूं तो उसको सॉल्विंग चालू कर देना, ऐसा नहीं करना है। पहले देखो, थोड़ा सा कुछ सेकंड सोचो कि मैं इस सवाल को सॉल्व करूंगा तो कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट लगेंगे, 3 मिनट लगेंगे, आपका माइंड आपको बता देता है कि इसको टाइम लगने वाला है। ऐसे सवाल को पीछे रखो। समझ लगा संगा? कितना क्लियर है? हाँ, ये हो गया करेक्ट क्वेश्चन का एनालिसिस। अब आपके जो रॉन्ग क्वेश्चंस हुए हैं इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण क्या है? पहला कारण ये है कि आपने फॉर्मूला ही गलत लगाया है, कोई नया ही कुछ वहां पे आपने इन्वेंशन कर दिया, कुछ नया ही लिख के नया कैलकुलेशन कुछ करके आपने नया आंसर बना दिया। क्लियर है क्या? बताओ। मतलब यहाँ पे कंसेप्ट पे कहीं तो भी आप जो है गलती कर रहे हो, कंसेप्ट लॉजिक जो है आपने गलत लगाया है, इसके वजह से यहाँ पे क्या हो गया, मिस्टेक हो गया। बेसिक क्लियर नहीं है, कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो यहाँ पे ऐसी गलती होगी। समझ में आ रहा है? तो उसको सुधारना पड़ेगा। गलती क्यों हुई है? मैं तो हमेशा यही फॉर्मूला यूज करता हूँ, किताब में जाके देखो, पर्टिकुलर फैकल्टी से मिलो, सर मैं हमेशा इस सवाल को सॉल्व करता हूँ, ये गलत गलत होता है, ये गलत क्यों होता है? वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसको क्लियर करो, खुद से करो या किसी फैकल्टी से मिलके करो। समझ में आ रहा है? और दूसरा यहाँ पे क्या होगा, सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक देखो, जब शुरुआती टाइम में आप मॉक टेस्ट दोगे ना, सिली मिस्टेक्स बहुत सारे होंगे। क्यों? क्योंकि आपको टाइम की आदत नहीं है। अलग अलग जगह पे सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक ही सवाल में आप बार बार गलती कर रहे हो, इसका मतलब पेपर के टाइम में आप अलर्ट मोड पे नहीं हो। एक बार आपने पर्टिकुलर टाइप के सवाल में गलती कर दी तो वहां पे आपको एकदम से टाइम पे क्लिक होना चाहिए, यहाँ पे मेरी गलती होती है, उसको और थोड़ा मन लगा के सॉल्व करने का कोशिश करो। समझ में आ रहा है? हर सवाल पे अलर्ट रहो, दिमाग में अलग अलग ख्याल नहीं आने चाहिए, सर आते हैं क्या करे, उसको कैसे कंट्रोल करे। अलर्ट रह के क्वेश्चन को जोर लगा के पढ़ो, आवाज मोटा करूं नहीं, दिमाग इंटेंसफुली वहां पे लगा के। समझ में आ रहा है? इतना क्लियर है? ये दो यहाँ पे आपके पॉइंट है। सिली मिस्टेक ऐसे ही कवर होंगे धीरे धीरे, अगर आप केयरलेसली ही पेपर मॉक्स देते रहे तो सिली मिस्टेक्स होने ही वाली है। शुरुआत में जो भी सिली मिस्टेक्स हो रही है वो फिर से नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है?
और इस पे एक ही मतलब यहाँ पे अप्रोच है, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, भरपूर प्रैक्टिस का सराव, यही से सिली मिस्टेक्स कम होंगे। और जितने ज्यादा जैसे जैसे मॉक टेस्ट आप दोगे उतना ज्यादा अलर्ट आपको रहना है पेपर में। यहाँ पे मेरी हमेशा गलती होती है, मैं उसको ध्यान दे के समझूंगा, हमेशा ध्यान दे के समझूंगा, मुझे ध्यान से पढ़ना है, ये खुद से बोलो। समझ में आ रहा है? अपने अलर्टनेस को बढ़ाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, यहाँ पे दो कारण यहाँ पे हो सकते हैं। एक तो अगर ऐसा है कि एक आध सवाल है, आपने उसको पढ़ा, वो आपको आता है, आपको समझ में आया, आपको फॉर्मूला भी याद है, आपको सॉल्व कैसे करना है ये भी पता है, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए 2 मिनट लगेंगे, इसलिए आपने अगर उसको छोड़ दिया है तो ये आप सही ट्रैक पे हो, ये आपका सही प्लान होगा। लेकिन कोई सवाल आपने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपने उसको पढ़ा ही नहीं है, वो टॉपिक आपको आता ही नहीं है, आपने उसकी पढ़ाई की नहीं है, इसलिए आपने उसको छोड़ दिया, तो फिर यहाँ पे आप गलती कर रहे हो। समझ में आ रहा है? क्योंकि मान के चलो कोई टॉपिक है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी, सर मी करत नाही, का बरं नाही करत? आपण का नाही करत? सर ते जरा विचित्रच आहे, मला समजतच नाही। ऐसा करके अगर आप कोई टॉपिक स्किप कर रहे हो और वो पेपर में इजी लेवल का सवाल पूछ लिया अगर उसने, तो आपने तो उसको छोड़ दिया क्योंकि आपको तो पता ही नहीं। अगर आप पढ़ा ही नहीं, मतलब आपने उसको पढ़ा ही नहीं है, तो आप ये भी जज नहीं कर पाओगे कि वो आसान है कि डिफिकल्ट है। अगर आपने उसकी पढ़ाई की है तो आप जज कर पाओगे कि ये तो आसान सवाल है। अगर आसान सवाल आ गया तो बाकी लोग सॉल्व करेंगे, आपको थैंक यू आएगा फिर लास्ट डे। समझ में आ रहा है? तो ऐसे टॉपिक्स आप स्किप मत करो। जितने टॉपिक्स हमने क्लास में डिस्कस किए वो सब आपको करने ही करने हैं। समझ लगा सांगा? क्लियर है इतना? ठीक है, हे लिहिलं तुम्ही? फोटो काढला? फोटो काढून घ्या, आता लिहून घ्या। ऐसा आपको प्रॉपर एनालिसिस करना है और आगे चल के जो भी आपके 5-5 पेपर झाले की माझ्याकडे घेऊन या, सर मार्क्स असं वाढून नाही राहिले, काय जे काही प्रॉब्लेम असतील, अब इसके बाद सब पर्सनल काउंसलिंग होगा आपके पेपर्स का। समझ में आ रहा है? ये मैंने कॉमन सब चीजें बता दी है। आपके हर टेस्ट का एनालिसिस ऐसे ही करना है आपको। जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, इसके लिए स्पेशल नोटबुक बनाओ और उसमें ये सारे मुद्दे ऐड करो। मेरे करेक्ट सर इतने आए हैं, मेरे रॉन्ग इतने हुए हैं, रॉन्ग में दो सेगमेंट है, सिली मिस्टेक कितने हुए हैं। समझ में आ रहा है? और ये जो कंसेप्ट वाले सवाल है मेरे गलत हुए, ये अलग है। अनअटेम्प्टेड में मैंने क्यों छोड़े क्वेश्चन, ये सब आपको देखना है, तभी जाके स्कोर इंप्रूव होगा। आलं लक्षात? हंड्रेड 100% एक्यूरेसी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है। देखो, आप लोग अभी जो प्रिपरेशन करोगे ना, अभी आपको मैक्सिमम पता है ज्यादा लोग गलती कहाँ पे करते हैं, सब लोग इस पे ध्यान देते हैं। इस पे ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान इस पे देना है। 5 सवाल कम करो, लेकिन जितने करोगे ना करेक्ट करो। एक्यूरेसी पे ध्यान दो, 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए। आप जिस एग्जाम को देने जा रहे हो उसमें इंग्लिश नहीं है, सिर्फ क्वांट है, रीजनिंग है, तो ये क्वांट रीजनिंग सेक्शन में आप 100% एक्यूरेसी ला सकते हो। जितने सॉल्व करेंगे उतने करेक्ट। समझ में आ रहा है? पिछले कुछ सालों में मैं आपको बताता हूँ, मैंने जैसे आपको बताया इजी वाला शिफ्ट है और एक डिफिकल्ट वाला शिफ्ट है ना? तो डिफिकल्ट वाले शिफ्ट में
एक कैंडिडेट ने 40 सवाल सॉल्व किए, उसके 40 में से 40 करेक्ट है। उसी शिफ्ट का एक कैंडिडेट है जिसके 40 ही सवाल सॉल्व हुए, लेकिन इसमें से उसके 32 राइट आए, बाकी रॉन्ग हो गए। इसका सिलेक्शन हो गया, क्यों पता है? 100% एक्यूरेसी। ये मेंस देने चले गया, ये फेल हो गया। जितने सॉल्व कर रहे हो उतने करेक्ट आने चाहिए। अभी एक्यूरेसी पे ध्यान दो, अपने आप मार्क्स बढ़ेंगे आपके। जितने आप सॉल्व करें, अगर आपको डाउट आता है क्वेश्चन सॉल्विंग में, आप क्या करोगे, उसको डाउटेड क्वेश्चन को हिट नहीं करना है। 100% अगर आपको पता है इसका आंसर यही आएगा तो आप सॉल्व करेंगे। समझ लगा साना? उसी सवाल को हिट करना है जिसमें आपको 100% पता है कि इसका ये आंसर आएगा। इतना क्लियर है? समझ में आ गया? अपने आने वाले दिनों में एक्यूरेसी पे ध्यान दो, जो सवाल सॉल्व करेंगे सही ही करेंगे, स्पीड अपने आप बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? एक्यूरेसी पे ध्यान दो, गलतियां कम करो, करना ही नहीं। इतना क्लियर है? ठीक है, तर इथे आपण आजचं सेशन थांबू। ठीक आहे, तुम्हाला चुका काय असतात, कुठे होतात, काय होतात, लक्षात आलं? लक्षात आलं की नहीं आलं? हाँ, यहाँ पे कुछ चीजें हैं, डोंट कंपेयर विथ अदर्स। सिर्फ अपने आप की तरफ देखो, आप अपने खुद से ही कॉम्पिटिशन करेंगे। मला का सांगा, स्वतःलाच इम्प्रूव्ह करा। त्याला 80 येतात, मला 40 येतं, माझं काही खरं नाही। तू 40च्या 80 कर ना, तुला कोणा अडवलं? स्वतःकडे पहा फक्त। समजलं का सांगा? किसी दूसरे को देखना नहीं है, मेरे 40 है कल 60 आने चाहिए। सिर्फ खुद को देखो, खुद के साथ कंपटीशन करो, दूसरे के साथ नहीं। समझ में आ गया? पॉजिटिव रहो, क्लास आप लोगों के साथ है। और देखो, बहुत सारे अभी ऐसे दिन आएंगे जब सेल्फ डाउट आएगा, आने दो उसको। ये नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है, इसका टेंशन लेना नहीं है। उसको ज्यादा टेंशन में, मतलब उसको ज्यादा टेंस, उसके बारे में सोचना नहीं है। मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरे ऐसा क्यों होता है, मी तो अभ्यास करून राहिलो, जमून का नहीं राहिलो। ठीक है, और हर दिन एक जैसा नहीं होगा। कई बार ऐसा होगा, आप प्लान करोगे लेकिन ऐसे होगा कि जैसा प्लान आपने डिसाइड किया है उस दिन वैसा नहीं होगा। 7 दिन एक जैसे नहीं रहेंगे। एक दिन पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा, मत करो। एक दिन आपने जितना डिसाइड किया है नहीं होगा उतना, टेंशन मत लो उसका, लेकिन कंसिस्टेंटली करते रहो। समझ में आ रहा है? किसी दिन मन ही नहीं कर रहा है सर पढ़ने, मत पढ़ो, क्या प्रॉब्लम है? कुछ, लेकिन ऐसा कुछ एक्टिविटी करो जिससे एग्जाम में ही हेल्प होगा। समझ लगा साना? इतना क्लियर है? ठीक है, आणि तरी डिमोटिवेशन काही फील होत असेल तर मला भेटायला या मग। ठीक आहे, मी बरोबर मोटिवेट करतो तुम्हाला। आला का लक्षात सांगा? तो ये कुछ चीजें हैं, मॉक देना है आपको, मॉक एनालिसिस करना है, इन सब विषयों पे बात की है। अभी स्पेसिफिकली क्वांट रीजनिंग का रिवीजन कर लो आप फटाफट फटाफट। समझ में आ रहा है? क्वांट रीजनिंग का रिवीजन कर लो, एक दिन 2 से 3 टॉपिक करो और मॉक टेस्ट में लग जाओ। समझ में आ रहा है? ठीक है, इंग्लिश जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर अवेयरनेस का कैसे करना है, पढ़ाई कैसे करना है, क्या करना है, मैं बताता हूँ। और एक सेशन लेंगे इस पर, ठीक है, कुछ दिनों बाद लेंगे। उसमें मैं आपको मेंस की स्ट्रेटेजी बताऊंगा। पहले आप रिवीजन कर लो, रिवीजन इंपॉर्टेंट है। एक वीक में पूरे सिलेबस का रिवीजन हो जाना चाहिए, क्वांट और रीजनिंग। मेंस की स्ट्रेटेजी का सेशन हम अगले वीक में लेंगे। समझ लगा साना? ठीक है, उसी में मैं और कुछ मैंने आप लोगों के लिए प्लान्स किए हैं, वो भी मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। ठीक है।